हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए सभी लोग। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट कमेंट में बता दीजिए कहां से लाइव है आप। एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं, फिर आज की जर्नी हम शुरू करते हैं जो हमारा आज स्टार्ट हो रहा है, जो एंड होगा डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार कमेंट बॉक्स में यह बता दीजिए कि कहां से लाइव है आप लोग। बहुत बढ़िया, ये तो क्लियर हो गया कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वॉइस इज गुड। यस, चलिए कहां कहां से लाइव है आप लोग, सबसे पहले ये कमेंट में बता दीजिए। चलिए कहां कहां से लाइव है आप लोग, कमेंट में ये बता दीजिए सबसे पहले। एमपी से, बहुत बढ़िया। तो पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज की जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है यहां से। ऑब्वियस सी बात है कि आप में से 90% बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, 10% बच्चे जानते होंगे, 90% नहीं जानते होंगे क्योंकि 11th आपने मेरे से नहीं पढ़ा है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा आप 2 3 4 क्लास ले लीजिए। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हर आदमी का पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। सब आदमी का कंटेंट हर टीचर वही पढ़ाता है, कोई अलग नहीं पढ़ा देगा आपको। हाँ, डिपेंड करता है कि उस चीज को डिलीवर कैसे करता है, तो सभी लोगों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी मैच करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई है कि मास्टर कैसे पढ़ा रहे, कभी पागल हो जाता है, कभी ये अजीब सा पढ़ाता है, तो होगा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में होगा। लेकिन यकीन मानिए टाइम के साथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि एकदम बेसिक से आपको कंसेप्ट सारा चीज स्मूथली आपको समझ आएगा। क्वेश्चंस आपसे लगेगा ये मेरा प्रॉमिस है, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। चलिए, वॉइस इशू नहीं है बेटा, ये आप वॉइस प्रॉब्लम अभी तक तो ठीक था, अचानक से कैसे हो गया? सुबह मैंने क्लास लिया है, आज ही सुबह मैंने क्लास लिया है और वॉइस एकदम सही आ रहा था। तो मुझे लगता है कि 2 4 स्पैमर आ गए हैं यहां पर, आई गेस, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है स्पैमर ही होंगे क्योंकि अभी अभी मैंने क्लास लिया है यार 2 घंटे पहले। अच्छा है, प्रॉब्लम है क्या? अब ठीक है, नॉट क्रैकिंग, अब ठीक है, शुरू कर सकते हैं भाइयों। चलिए शुरू करते हैं, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब बहुत लंबी जर्नी है, आपको मेरे बारे में और आपके बारे में हम धीरे धीरे जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना जरूरी है। और कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ के आपको कहां पहुंचाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो आज 12th क्लास का पहला लेक्चर है ये, और पहले लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले बात कर लेते हैं। फील ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज हम फील करेंगे। और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज जो 12th क्लास के 60-70% ऑफ द सिलेबस, मतलब मैं कहूं कि आने वाले 5 महीने में हर क्लास में एक वर्ड कॉमन होगा और वो वर्ड कॉमन होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। आप अगले क्लास में सुनेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, आप 1 महीने बाद भी क्लास शुरू होगी सुनेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, आप 2 महीने बाद भी सुनेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, आप 3 महीने बाद भी सुनेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, आप 4 महीने बाद भी क्लास में एक न एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात जरूर होगी। अब इसी से समझ लीजिए इस टॉपिक का, इस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस आगे चल के, कितना इंपॉर्टेंस आगे चल के। आज से 4 महीने बाद, आज से 5 महीने बाद पहला वर्ड जो सुनेंगे ना वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्लास में इसके बारे में हमेशा बात होगी, तो इसको हम फील करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज क्या होता है, चार्ज की वजह से क्या होता है, और चार्ज की बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। उससे पहले मैं मैं चाहता हूं कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, और वो है एक जनरल मिसकंसेप्शन जो सभी बच्चों के अंदर होता है कि आखिर नीट कौन से लोग क्वालिफाई करते हैं, नीट कौन से लोग निकाल पाते हैं, नीट किनका क्लियर होता है, नीट निकालने के लिए क्या जरूरी है, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखिए, 2 चीजें होती हैं, हाई आईक्यू और इंटेलिजेंट लेवल, और हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। देखो, नीट निकालने के लिए ना हाई आईक्यू लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डेडिकेशन हो, आपको के अंदर नीट की तलब हो, आप नीट निकालने के लिए एकदम बेचैन हो, नीट ही आपके लिए सब कुछ हो। ठीक है, क्लास कैंसिल कर रहा हूं मैं। चलो भाई, सबसे पहले एक बात जवाब दो, सुनो, इधर 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 इधर, हो गया जो हो गया। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ेगा, दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में, समझ लेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान लो कि मैं तुम्हारा मुंडी पकड़ के एक पानी से भरे ड्राम में तुम्हारा मुंडी अंदर डाल दूं,
ठीक है, मुंडी अंदर डाल दूं। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा और तुम क्या एक्शन लोगे, जरा फटफट बता दो मुझे, फटाफट बता दो, समय बहुत कम है, जल्दी से बता दो। अगर मैं पानी से भरे ड्राम में तुम्हारा मुंडी पकड़ के, तुम्हारे बाल पकड़ के, मेरे तो है नहीं, खत्म हो गए सारे, मेरे कौन पकड़ेगा, तुम्हारा बाल पकड़ के सीधा मैं ड्रम के अंदर पानी में तुम्हारा पूरा मुंडी डाल दूं, पूरा मुंडी डाल दूं, तुम्हारे दिमाग में क्या एक्शन आएगा, क्या तुम डिसाइड करोगे और क्या तुम करोगे, पहला प्रायोरिटी तुम्हारा क्या होगा ये बता दो, पहला प्रायोरिटी तुम्हारा क्या होगा बता दो, पहला प्रायोरिटी तुम्हारा क्या होगा बता दो, क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ क्या करोगे। वॉइस इज गुड ना, ठीक है, क्या करोगे बता दो, जल्दी बताओ क्या करोगे। रेसिस्ट करोगे, रेसिस्ट कैसे करोगे भाई, ये 5.5 कुंटल का हाथ है, एक बार बंडी पकड़ के मैंने अगर तेरा मुंडी पानी में डाल दिया तो तुम करोगे क्या, गुस्सा करोगे बैगन जैसी शक्ल है, गुस्सा करेगा, चल क्या करेगा, डिफेंस करेगा, अच्छा सेल्फ डिफेंस करेगा, नहीं मैंने डाल दिया, पानी के अंदर है तेरा मुंडी, अब बता क्या करेगा, अब बता क्या करेगा, पानी के अंदर है तेरा मुंडी, तो जान लगा के पहले हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब उस समय क्या चल रहा है दुनिया में, तुम्हारे दोस्त कहाँ घूमने गए हैं, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। अगर मान लो कि मैं पानी के अंदर तुम्हारा मुंडी डालकर पानी में रील चला दूं, तो पहले रील चलाओगे कि पहले जान बचाओगे, सोचो सोचो। अगर मैं पानी के अंदर तेरा मुंडी डाल दूं और पानी में मैं रील चला दूं, तो बताओ पहले जान बचाओगे, मुंडी बाहर निकालोगे कि पहले रील देखोगे, ये बताओ, बताओ ईमानदारी से। तो सर सबसे पहले तो हम सांस ही नहीं आएगी, तो जिंदा रहेंगे तभी तो रील देख पाएंगे, तो सबसे पहले सर अपनी मुंडी पानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो हमारा जान खत्म हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। उसी तरीके से बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, उसी तरीके से जब डेली लाइफ में तुम कुछ भी कर रहे होगे, अब तुम्हारे जान से भी ज्यादा अगर नीट का सिलेक्शन है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वो प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। अभी तुम्हारे लिए जान बचानी तुम्हारी प्रायोरिटी है, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगा कि मैं मुंडी किसी तरीके से बाहर निकाल लूं, मैं अपना जान बचाऊंगा, फिर बाहर निकल के तो मैं कुछ भी कर लूं। उसी तरीके से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे लिए नीट का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, चाहे वो रील हो, अगर उनसे सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा नीट है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। एवरीथिंग इज प्रायोरिटी। तुम किसको प्रायोरिटी देते हो, सभी इंसान के पास ना 24 घंटा ही समय होता है, उस 24 घंटा में टाइम निकाल के तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम वो सेट कर पाओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये सवाल पूछना बेकार है कि अगर मैं अभी से शुरू करूं तो मेरा हो जाएगा, क्या आप जितना पढ़ाओगे उतना हो जाएगा, क्या ऑनलाइन से हो जाएगा, क्या ये करने से हो जाएगा, क्या वो करने से हो जाएगा, इन सब से कुछ नहीं होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हारे जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नीट का एग्जाम। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ कि सर हम पूरी जान लगा देंगे, अपना बेस्ट दे देंगे, तो हो जाएगा। यहां से लेकर के नीट के एग्जाम तक रोज ईमानदारी से अगर तुम पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के लिए कोई अलग सा काम नहीं करना होता है, सिलेक्शन होने के लिए एक दिन बहुत ईमानदारी से तुम सिलेक्शन के लिए जो काम करते हो वो रोज करना होता है। सिंपल सी बात है, इंसान का सिलेक्शन एग्जाम वाले दिन या रिजल्ट वाले दिन नहीं होता है। एग्जाम बच्चों का सिलेक्शन मतलब किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के बाद रिजल्ट वाले दिन नहीं होता, रोज रोज होता है। रोज रोज अगर तुम अच्छा करोगे, बेहतर करोगे, तो तुम सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। तुम्हारा आज सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, वो आज डिसाइड होगा कि आज तुम ईमानदारी से पूरा काम करते हो कि नहीं। सिलेक्शन होना है नहीं होना, वो तुम्हारा कल डिसाइड होगा कि कल तुम्हारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर तुमने जो गोल बनाया, जो टारगेट बनाया, वो आज तुम पूरा कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। सिर्फ एग्जाम तक ना इस एटीट्यूड के साथ जी लिए ना कि आज का मेरा दिन बीते हुए कल से बस बेहतर हो। मैंने बीते हुए कल में जो गलती करी है, जो तुम्हारी जो तुमसे गलती हो गई है जाने अनजाने में, या तुमने कोई डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो कल से बेहतर आज बनाओ, आज से बेहतर फिर कल बनाओ। फिर रोज तुम इसी तरीके से अपने गोल की तरफ ईमानदारी से बढ़ते जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 90% सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क से और डेडिकेशन से काम करते हैं, भले वो उतना कैपेबल है या नहीं, मेहनत से वो निकाल लेते हैं। और 10% सिलेक्शन उनका होता है जो हाई आईक्यू वाले होते हैं। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात बहुत ईमानदारी से मैं बताता हूं, फिर से सुनना, सिलेक्शन होना या ना होना, सिलेक्शन का होना या सिलेक्शन का रुकना रिजल्ट वाले दिन, एग्जाम वाले दिन डिसाइड नहीं होता है। सिलेक्शन का होना और सिलेक्शन का रुकना रिजल्ट वाले दिन या एग्जाम वाले दिन डिसाइड नहीं होता है। सिलेक्शन आपका होना है तो रोज होता है धीरे धीरे, या रोज रुकता है। आज का दिन अगर आपने बेहतर तरीके से नहीं बिताया है तो आज आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, और आज का दिन आपने बहुत बेहतर तरीके से निकाला है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। अब वह कह रहे 11th वेस्टेड है, 11th के लिए मैंने प्लान बनाया है। एक चैप्टर 11th का
3 वीक में कवर करेंगे, 3 लेक्चर देंगे और 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट देंगे विद सॉल्यूशन। यहां से आपका 11th पूरा खत्म हो जाएगा। सर क्या नहीं समझ में आया? 11th में कितने चैप्टर है? सर 13 से 14 चैप्टर है। अब इस 14 चैप्टर में से अगर ड्यूरिंग 12th मैं 7 से 8 चैप्टर कवर कर लूं तो क्या मेरा बहुत ज्यादा वर्डन कम हो जाएगा? और 8 चैप्टर कवर कर लिया, 60% पार्ट कवर कर लिया, तो बचा हुआ 6 चैप्टर बाद में कवर कर लेंगे। हाँ सर, अगर इतना ही हो जाए तो ना से तो कुछ हाँ भला है। तो सुनिए मैंने क्या प्लान बनाया। एक 11th का चैप्टर जैसे हो गया लॉज ऑफ मोशन, उसको हम 3 वीक में, हर वीक में एक एक लेक्चर देंगे और उसी लेक्चर में आपका PYQ भी होगा, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, सारा कंटेंट कवर होगा। उसके बाद भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए उसके लिए आपको हम एक सीट देंगे विद सॉल्यूशन। यहां से आपकी 11th की टेंशन खत्म हो जाएगी। वीक में 1-2 घंटे का, 2.5 घंटे का लेक्चर देख सकते हैं कि नहीं? एक वीक में 1 लेक्चर ओनली। सर देख सकते हैं, लेकिन वर्डन ज्यादा पड़ेगा तो थोड़ा कम देख पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही। लेकिन देखो प्रॉब्लम यह है ना कि ठीक है हमारा वेस्टेड है, लेकिन वेस्टेड है उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे? कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा तो मेहनत लगेगी। क्या आप मेहनत के लिए तैयार हो? क्या आप मेहनत के लिए तैयार हो? हाँ सर हम मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तो ये प्लान मैंने बनाया है आपके लिए, ध्यान से सुन लीजिए। फिर से मैं बताता हूं, अब इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में सीधा लेक्चर आएगा, आपको वो लेक्चर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। एक चैप्टर को 3 लेक्चर में कवर करेंगे, 3 वीक में कवर करेंगे और 1-2 आपको प्रैक्टिस सीट दे देंगे। बहुत 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीट दे देंगे। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बताइए? आप सिर्फ इतना बता दीजिए मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपका 11th का प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं 12th की बात। 12th में क्या है? 12th में हम एकदम बेसिक कंसेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। नीट का PYQ, जेईई मेन PYQ, जेईई एडवांस 80% रिलेवेंट क्वेश्चन, बोर्ड का PYQ आफ्टर ईच चैप्टर के कंप्लीशन के बाद हम दे देंगे। मॉड्यूल और अदर बुक, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका क्लास प्लस संघर्ष असाइनमेंट। संघर्ष असाइनमेंट जो आपको मैं बना के दूंगा। एनसीईआरटी, कई बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी हमारा कवर नहीं है, तो एनसीईआरटी आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। क्लास नोट्स, संघर्ष असाइनमेंट और एक महामंथन की सीट दूंगा मैं, उसी में आपकी ये सारी चीज कवर हो जाएंगी। समझ रहे? अब उसके बाद भी मैं आपको चैप्टर वाइज बोर्ड के PYQ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दे दूंगा, सारे डेरिवेशन का पार्ट दे दूंगा। जे एडवांस के 80% क्वेश्चन आपको क्लास में करा दूंगा, जेईई मेन के क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा, नीट के क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा और बेसिक से उठा के चलेंगे। अब इसके अलावा बचता क्या है बताइए जरा? बचता क्या बताइए जरा? तो सिंपल सी बात है, लास्ट तक साथ चलो, इंप्रूवमेंट दिखेगा और सिलेक्शन मिलेगा। लास्ट तक साथ चलो, इंप्रूवमेंट दिखेगा और सिलेक्शन मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर आप इतना कवर कर लोगे ना, अगर क्लास ही तुम कवर कर पा रहे हो और जो मैं एक्स्ट्रा संघर्ष असाइनमेंट दूंगा वो अगर कवर कर पा रहे हो, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट क्लास में कवर होंगे, नीट के PYQ क्लास में होंगे, जेईई मेन PYQ क्लास में होंगे, जे एडवांस के 40% क्वेश्चन क्लास में होंगे, 40% क्वेश्चन संघर्ष असाइनमेंट में होंगे, बोर्ड का PYQ क्लास कंप्लीट होने के बाद में दे दूंगा। जितने मॉड्यूल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे आपके क्लास और संघर्ष असाइनमेंट कवर हो जाएंगे। बस एक ही चीज है, साथ लगे, लास्ट तक साथ चलो, इंप्रूवमेंट दिखेगा और सिलेक्शन मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है? सिलेक्शन दिखेगा, इंप्रूवमेंट, सिलेक्शन मिलेगा और इंप्रूवमेंट दिखेगा। दूसरी बात, जब भी आप लाइव क्लासेस करें तो प्लीज प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बना के करें, टेबल चेयर पे ना करें। ऐसा नहीं है कि हम सीधा लेट के क्लास देख रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप 2-4 क्लास देखेंगे फिर तीसरी चौथी से क्लास छोड़ देंगे, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, फिर क्लास करिए। लेक्चर देखते समय एक रफ बुक और एक नोट्स बुक लेके क्लास करें, है ना? ऐसा नहीं है कि हम लेक्चर देख रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, रफ पेज पर क्वेश्चन सॉल्व करिए जो मैं रफ पेज पर करने के लिए बोलूंगा, और जो थ्योरी है वो साथ साथ में क्लास नोट्स में बनाते चलिए। होमवर्क एंड रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास में आपको आना है। जैसे आज मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊं उसको रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। रैंडम आइएगा नहीं होगा बेटा, फिजिक्स है, चीजें कंटिन्यूअस में रहती है, तो आपको पूरा सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा। नीट, जे एडवांस, बोर्ड क्वेश्चंस, मॉड्यूल क्वेश्चन, ऑल अदर बुक क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन है, एमआर सर क्लास नोट्स ये अब कर लीजिए। इसकी आपकी 100% कवरेज आपको क्लास नोट्स में दिख जाएगा। बचा हुआ चीज मैं अलग से जो दूंगा संघर्ष असाइनमेंट, उसमें आपको मिल जाएगा, तो इसमें की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़िए, थोड़ा सा समय लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, एक डायरी खरीद लीजिए अगर आपने नहीं खरीदा है तो, ठीक है? डायरी में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज से फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो चीजें पॉसिबल है। डायरी में क्या करना है ध्यान सुनिए। डायरी में आज का डेट लिखेंगे, और आज का गोल बनाएंगे कि हमें बोटनी और जूलॉजी की क्लास शेड्यूल्ड है, बोटनी फिजिक्स की क्लास शेड्यूल्ड है, उस क्लास हमने डन किया कि नहीं किया,
हमारा डीपीपी उस क्लास का डन है कि नहीं, नोट्स हमारा कंप्लीट है कि नहीं, रिवीजन हमारा कंप्लीट है कि नहीं, आज हमारा टेस्ट है वो कंप्लीट है कि नहीं। इतना आप गोल पहले बना लेंगे रोज सुबह या सोने से पहले आप ये गोल डायरी में लिख लेंगे। उसके बाद शाम को लिखेंगे अचीवमेंट ऑफ द डे, मतलब गोल में 80% चीज मैंने कंप्लीट कर लिया, मजा आ गया, आप अपना पीठ थपथपाइएगा। दूसरी बात, रिग्रेट ऑफ द डे, आपने गोल तो बनाया लेकिन इस गोल में ये पर्टिकुलर चीज आपका आज कंप्लीट नहीं हुआ। लिखने से क्या होता है कि रोज अपना गलती लिखोगे ना तो 2 दिन 3 दिन में वो आपको याद रहेगा, वो आप करने से डरोगे दोबारा। नहीं लिखोगे तो आज की गलती कल भूलेंगे, कल की गलती परसों भूल जाएंगे। तो हमें गलती क्या होगा, भूलते जाएंगे। भूलते जाएंगे, हमारे दिमाग से ये गलती निकल जाएगा और बार बार वही गलती हम कर रहे होंगे। तो कितने लोग ये काम करने वाले हैं, एक बार बता दीजिए। कमिटमेंट डायरी नहीं भाई, रामलाल डायरी। अरे उससे क्या होता है कि डायरी का नाम क्या है, डायरी ले ले कोई भी, डायरी भी ले ले कोई भी। सुनना, होता क्या है ना कि हम आज गलती करते हैं, कल भूल जाते हैं, फिर कल जो गलती करते हैं परसों भूल जाते हैं, हम वो गलती रिपीट होता जाता है और हम लूप में फंस जाते हैं। तो प्लीज आप ये लिखेंगे कि आज डेट ये है, मंडे है, गोल ऑफ द डे हमारा ये है, गोल में ये 4 गोल है, हमने ये गोल 80% पूरा कर लिया, तो ये आपकी अचीवमेंट है, आप अपना पीठ थपथपाइए। रिग्रेट ऑफ द डे, आज गलती क्या हुई, आपने रील ज्यादा देख लिया, आप दोस्तों के साथ चले गए, आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना, फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रॉमिस करिए कि सर ये हम फॉलो करेंगे, रोज अपनी गलती लिखेंगे और उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे। देख, मतलब मैं हमेशा ये फॉलो करता हूं, मतलब जब मैं पढ़ता था या आज भी, हमेशा तो नहीं करता हूं लेकिन फॉलो करता हूं। तुम्हारे लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे साल में ना बस एक प्रिंसिपल को फॉलो कर लेना, आज का मेरा दिन बीते हुए कल से बेहतर बनाना है। कैसे, वो देखो, कल जो तुमने गलती करी थी उस गलती को मत करो, कल जो तुमने अच्छा किया था उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगर तुम इसको फॉलो करते हुए चले गए ना 2-3 महीने बाद, तो तुम अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस पाओगे, तुम्हें लगेगा मैं क्या से क्या हो गया, और इसी रास्ते पर सही तरीके से चलते जाओगे, सिलेक्शन तुमको मिल जाएगा। देखो, रफ्तार धीमी होना चलेगा लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, रफ्तार धीमी हो तो भी चलेगा लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। स्पीड इज लेस इंपॉर्टेंट देन डायरेक्ट वेलोसिटी। और इस लैंग्वेज को समझना, इस स्टेटमेंट को समझना जो मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। व्हाट डज मीन वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, मतलब समझाओ जरा इसका। वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, मतलब डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रफ्तार से। रफ्तार चाहे धीमी ही क्यों ना हो, दिशा सही होनी चाहिए। आज थोड़ा कम पर होगे चलेगा, लेकिन सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से एक सही रास्ते पर चलोगे ना तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, ठीक है। तो रफ्तार चाहे धीमी ही क्यों ना हो, दिशा सही होनी चाहिए। वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड्स का प्रिपरेशन का मैं तीसरी बार बता रहा हूं, टेंशन मत लेना। हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद मैं आपको पीवाईक्यू दे दूंगा, नहीं दूंगा तो धरने पे बैठ जाना, मास्क बंद कर देना, पत्थरबाजी कर देना, थाने में जाके कंप्लेन कर देना, मुझे फांसी दिलवा देना, अरेस्ट करवा देना भाई साहब कि ये मास्टर ने हमको ये चीज बोला था, हमको नहीं दिया। ठीक है, क्या करेगा बता, क्या करेगा? मेरे घर पे पत्थरबाजी कर देना, धरने पे बैठ जाना, मास्क बंद कर देना, पीडब्ल्यू का ऐप हैंग करा देना, उसको हैक कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है, अगर मैंने नहीं दिया तो। लेकिन मैं दे दूंगा आपको, पीवाईक्यू प्रॉपर फॉर्मेट में दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका डिस्कशन भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। चलो, तो बोर्ड की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जेईई नीट पीवाईक्यू आफ्टर 4 चैप्टर पे मैं सिलेक्टेड जेईई मेन के पीवाईक्यू कुछ बचे होंगे, वो मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। रुको 1 मिनट रुक जाओ, मैं फोन अपना ऑफ कर लेता हूं, चलो, ठीक है। और आज का काम आज कर लो और अच्छे तरीके से करो, काम हो जाएगा। कंटेंट जो मैं आपको दूंगा मोर देन सफिशिएंट फॉर द टॉप रैंक, ये बार बार अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बार बार बोलने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पढ़िए, आपको मजा आएगा। हर क्लास के बाद एक चीज आपको फॉलो करना है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन 10% बच्चा इसको फॉलो कर पाता है। अब ये फॉलो नहीं करने से नुकसान क्या होगा कि आपको लगेगा कि क्लास में पढ़ाई तो अच्छी तरीके से हो गई, हमारा क्वेश्चंस भी क्लास में अच्छी तरीके से समझ में आ गए, लेकिन जब मैं सवाल करने जा रहा हूं तो सवाल मेरे से नहीं हो रहा, सवाल करने जा रहा हूं तो सवाल मेरे से नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हुआ है, उसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। टेक 5 मिनट रेस्ट एंड राइट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट ऑन रफ पेज, रफ नोटबुक विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम वीडियो और नोट्स। मतलब क्लास के बाद आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपने जो नोट्स बनाया वो बंद कर दीजिए, रफ ब्लैंक पेज लीजिए,
रफ ब्लैंक पेज पर लिखिए कि सर ने आज चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी, चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, कोई फॉर्मूला बताता तो फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन नहीं लिखना। लेकिन ये आपको रिवाइज हर क्लास के बाद रफ पेज में लिख के करना है। पहले दिन आप करेंगे, आपको लगेगा कि क्लास की कोई चीज आपको याद ही नहीं आ रही, देख के कर लीजिए, कोई बात नहीं, हेल्प लेके कर लीजिए। जैसे क्लास में मैंने मान लो 5 चीजें बताई और 20 क्वेश्चन कराए, तो क्वेश्चन नहीं करना, 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई है उसको क्लास के बाद लिखना है। ठीक है, ये प्रॉमिस सब लोग करेंगे कि सर हम कोशिश करेंगे करने का, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखिए आज क्लास हो गई, लिखिए सर ने बताया था चार्ज क्या होता है, चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी लिखिए, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व होता है। जब आप ये करेंगे ना तो यकीन मानिए आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। उस समय क्या करना है, ध्यान सुनो, फिर से आपको नोट्स देखना है, अच्छा ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे लिखवाए थे, फिर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगली क्लास में आने से पहले आप कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करके आएंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स खुद का बनाना है, मेरे से मत मांगिएगा। हालांकि मैं दे दूंगा लास्ट में, लेकिन मेरे से मांगिएगा मत। क्यों? क्योंकि मेरा वाला नोट्स अच्छा दिखेगा आपको, या आप हो सकता है आपका किसी दोस्त का नोट्स आपका अच्छा दिखे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे की नोट्स दिखने में आप अच्छी होगी, अच्छा लगेगा, लेकिन आपके काम नहीं आएगा। काम आपका खुद का नोट्स ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ड्यूरिंग लाइव क्लास नोट्स बनाना कैसे। ड्यूरिंग लाइव क्लास राइट ऑल थ्योरी, डेरिवेशन एंड क्वेश्चन जो हैंड रिटन मैंने कराया है वो लिखना है। जैसे मैं कोई क्लास में थ्योरी लिख रहा हूं, कोई फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेरिवेशन लिख रहा हूं, और हैंड रिटन हाथ से जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वो सारे साथ साथ नोट्स में लिखना है। प्रिंटेड क्वेश्चन जो होता है ना, पीवाईक्यू, बड़े बड़े एक एक पेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू प्रिंटेड क्वेश्चन क्लास के बाद लिखना है, वो जो वही लिखना है जो मैं मार्क करके दूंगा पीपीटी में। मतलब जैसे क्लास चल रही है, मैंने कोई कंसेप्ट लिखा, कोई फॉर्मूला लिखा, कोई थ्योरी लिखा, कोई डेरिवेशन लिखा, वो सारी चीजें आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है सर, लिख लिया। अब जब हम पीवाईक्यू कराएंगे या कोई बड़े बड़े प्रिंटेड क्वेश्चंस कराएंगे जो 8-10 लाइन में होगा, उसको अगर आप लिखोगे तो फिर आपका टाइम खराब होगा, सीखोगे कैसे? और वो सारे लिखने नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना है, उस क्वेश्चन को रफ पेज में सॉल्व करना है। क्लास के बाद पीपीटी में वो क्वेश्चन में मार्क करूंगा, 10 में से 2-3 क्वेश्चन ही आपको लिखना पड़ेगा। नोट्स आपका 100% मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छा बनेगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, नोट्स आपका पूरा प्रॉपर मैं बनवा के दूंगा, प्रॉपर। क्योंकि देखो पढ़ने में तो मजा आएगा, लेकिन नोट्स नहीं होगा ना, तो फिर आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद रिवाइज नहीं कर पाएंगे, सारा चीज रायता फैल जाएगा और आपको लगेगा ये क्या हो गया। ठीक है, और इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा समझदार बनिए, लॉजिकल बनिए। बताइए अगर कोई जेई मेन का पीवाईक्यू है या नीट का पीवाईक्यू है, आप लॉजिकली सोच के बताइए, जो 6 लाइन का पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है, क्या उस लैंग्वेज को आप नोट्स में लिखेंगे? अरे भाई तुमको ग्रंथ थोड़ी ना, इतिहास थोड़ी ना बनाना है भाई, कि हड़प्पा संस्कृति में क्या हुआ था 1.5 पेज में लिख रहे थे, अ चार्ज इज गिवन एंड दिस 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 एंड दैट दोस दैट लाइक फीस फीस का लिख लो, चिकन पता चला कि 2 ही क्वेश्चन लिखने में सारा समय चला गया। इसीलिए तो 6-6 7-7 घंटे लग जाते हैं बच्चों को नोट्स बनाने में। तो आपको नहीं लिखना, सिर्फ वही चीज लिखना है जो फॉर्मूला हो, जो डेरिवेशन हो, जो हैंड रिटेन क्वेश्चन हो, वही लिखना है। सबको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए, सबको समझ में आ गया तो वही लिखना है। प्रिंटेड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होते वो सारे नहीं लिखने, पीपीटी में 4-5 क्वेश्चन मार्क करूंगा, इंपॉर्टेंट वो लिखना है। चलिए सर ठीक है, सारा होमवर्क टाइम पे करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक इंपॉर्टेंट बात और, सर क्या? सजेशन मत दीजिएगा तुरंत से। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, तुरंत से सजेशन और ज्ञान मत दीजिएगा। सजेशन जस्ट आफ्टर 2-3 क्लास मत देना, थोड़ा 8-10 लेक्चर के बाद कुछ लगे तो जरूर बताना, मैं पूरा कर दूंगा। जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारी ओपिनियन है, तुम्हें कुछ कमी लगे, कुछ लगे कि सर ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है, मैं वहां पे खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हारी सुनूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा। लेकिन 2-3 क्लास में तुम जो इंपल्सिव होकर डिसीजन लोगे ना बेटा, हो सकता है कि वो मैं आगे करने वाला होऊंगा, तो तुम्हें खुद में ही शर्म आएगा कि सर यार ये तो आप करने वाले थे, मैं जल्दीबाजी में घबराहट से ये बातें बोल दी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, भरोसा रखिएगा, है ना। आप सही हाथों में आए हैं, सही जगह पे आए हैं। पिछले 5-6 सालों में ऑनलाइन में बहुत रिजल्ट दिए, आपका भी रिजल्ट देंगे। ठीक है, आपको बस साथ लग के मेहनत करना है। सजेशन दीजिएगा, मैं आपको एक्सेप्ट भी करूंगा, लेकिन 5-6-7-8-10 क्लास करने के बाद 2-3 क्लास में थोड़ी ना सजेशन दोगे यार। मैं 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में क्या ही कर पाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगा कि मास्टर सब कुछ करा रहा है। ठीक है, सारे क्लासेस लाइव करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ना कर पाए तो रिकॉर्डेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली क्लास से पहले वो क्लास पूरा करके आइएगा।
क्लास मिस करने से पहले नेक्स्ट क्लास मत आना प्रीवियस करके। डू नॉट डू लाइव क्लास चैट, चैट करके कोई फायदा नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड टीचर, टीचर पे भरोसा करिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं लेक्चर। आप भी कहेंगे कि सर ज्ञान बहुत दे दिया, ज्ञान क्लास में भी देते रहेंगे। अब शुरू करते हैं कहानी। 12th क्लास का जो सिलेबस है वो बेटा 3 पार्ट में बटा हुआ है। 3 पार्ट में, 3 या 4 पार्ट बोल सकते हो। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स, तीसरा पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स और चौथा पार्ट है सेमीकंडक्टर। तो जो पहला पार्ट है ध्यान से देखिएगा, ये लिखना नहीं है, अगर लिख भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर के नाम ही है जो आपको पढ़ना है, मैं माइंड मैप बस बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरे 12th क्लास का मोटा मोटा 60% सिलेबस है, सिलेबस ऑफ 12th क्लास। 12th क्लास का मोटा मोटा 60% सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें 7 से 8 चैप्टर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, एमईसी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और ईएम वेव। ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब चार्ज पर बेस्ड है। देखिए सारे के सारे चैप्टर किस पर बेस्ड है? चार्ज पर बेस्ड है। उसके बाद आपका है 20% सिलेबस, ध्यान सुनिएगा, 20% सिलेबस, 20% सिलेबस आपका है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में 2 ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये 20% ऑफ द सिलेबस है। 15% सिलेबस आपका मॉडर्न फिजिक्स का है, 15% सिलेबस आपका मॉडर्न फिजिक्स का है और 5% सिलेबस आपका बेटा है सेमीकंडक्टर। 5% ऑफ सिलेबस, 5% सिलेबस ऑफ 12th क्लास, सिलेबस ऑफ 12th क्लास। तो ये मोटा मोटा आपका माइंड मैप है। एक सब तरीके समझ लीजिए कि हमारा फ्लो है कि हम इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले 4 से 5 महीने तक हम यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। 60% सिलेबस है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, एमईसी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और ईएमवी। ये हम पढ़ेंगे अगले 4-5 महीने तक, ठीक है। इसमें बड़े बड़े चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगभग 15 लेक्चर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लगभग 13-14 लेक्चर लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में 12 लेक्चर लेंगे, एमईसी में 12 लेक्चर लेंगे, मैग्नेटिज्म में 4 लेंगे, एमईसी में 6 लेक्चर लेंगे, एसी में 5 लेक्चर लेंगे, ईएम वेव में 2 लेक्चर लेंगे। और इतना मैंने बता दिया ना, इसमें प्लस माइनस 1 कर लेना, इतना ही लेक्चर तुम्हारा लगेगा। रे ऑप्टिक्स बड़ा सेगमेंट है, 20% से आसपास इसका सिलेबस होता है। 15% मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें ड्यूअल नेचर, एटम और न्यूक्लियाई आता है और 5% सिलेबस आपका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ये इसका बेटेज है कंसेप्ट का, थ्योरी का और नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का। क्लियर है बेटा? ये इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। आइए, इलेक्ट्रोस्टैट ये आपका चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट भी बोलते हैं। अब किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, उसका कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे तेरा नाम है भुकवा, भुकवा मतलब क्या होता है? बकलोल, बेवकूफ, मंदबुद्धि, ये मतलब है ना। तो तेरा जो भी नाम रखा होगा घर वालों ने या दोस्तों ने या टीचर ने या मोहल्ले वालों ने, वो कुछ तुम्हारे प्रॉपर्टी को देख के रखा होगा, है ना। तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को देख के रखा होगा। उसी तरीके से इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो, रिलेटेड विथ अ चार्ज, रिलेटेड विथ द चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम क्या बोलते हैं? स्टडी, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। रेस्ट पे चार्ज को रखे हम उसकी स्टडी करेंगे। अब चार्ज को रखेंगे कहां सर जी? कटोरा में रखेंगे, तवा में रखेंगे, बाल्टी में रखेंगे, उसमें क्या कहते हैं, बटुआ में रखेंगे, छत पर रखेंगे। सर चार्ज को रखेंगे कहां? चलो समझ में आ गया, रेस्ट में रखेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट में रखेंगे। लेकिन रखेंगे कहां? हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, उसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। तो हम चार्ज को रेस्ट में रख के हम किससे स्टडी करेंगे। लेकिन रखेंगे कहां? बाल्टी में, बटुआ में, छत पे, मोहल्ले में, घर में, तवा में, कड़ाही में, कहां रखेंगे चार्ज को? चार्ज को, सही बात है यार, चार्ज को रखेंगे कहां? रेस्ट पे तो रखेंगे, लेकिन रखेंगे किस जगह पर? हम उसको किसी भी बॉडी पर रख सकते हैं, तेरे मुंडी पर भी रख सकते हैं। अच्छा हाँ सर, मुंडी पर चार्ज को कैसे रखेंगे? उसी को हम यहां पे समझेंगे कि चार्ज किसी भी बॉडी पे अपीयर कैसे होता है। जब वो अपीयर होगा तो उसके वजह से कुछ इफेक्ट आएगा। तो हम अभी पढ़ेंगे कि अपीयर होता कैसे, चार्ज होता क्या है। समझ गए? हाँ सर, एटम में रखेंगे, कह रहा है एटम में रखेंगे। हाँ देखते हैं अभी कहां रखेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है?
सर हमारी प्रॉपर्टी, हाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं है कि नहीं है? तुम्हारी खुद की कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं? हाँ सर, हम जब खेलने जाते हैं ना क्रिकेट उर्केट कुछ भी, तो सर हमारी प्रॉपर्टी हम बेईमान बहुत है सर, हम इतना बेईमानी करते हैं कि सब हमको टीम में लेना चाहता है सर, चाहे खेला कोई भी हो, हम बहुत बेईमान है। तो बेईमान होना तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? बेईमानी, डिसऑनेस्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ये तुम्हारी बहुत सारी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी हो गई। सर और कोई प्रॉपर्टी? हाँ, तू कलुआ है। सर उससे क्या होता है? उससे पता है क्या होता है? बड़ा फायदा है। जितनी भी एनर्जी तुम्हारे बॉडी पे आएगी वो सारा का सारा तुम एब्जॉर्ब कर लोगे। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो काला ऑब्जेक्ट होता है एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को, और जो गोरा होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है तेरी, काला होना सिर्फ तेरा रंग नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है तेरा। उसकी वजह से ही तो चीजें तुम्हारे बॉडी पर जो गिरती है उसको तुम एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो एब्जॉर्बटेंस तुम्हारी बहुत हाई है। तो मैं जो तुमको पढ़ाऊंगा ना सब तुम एब्जॉर्ब कर लोगे। सर कोई गोरा हुआ तो वो तो सारा रिफ्लेक्ट कर देगा, व्हाइट कलर की रिफ्लेक्टेंस बहुत हाई होती है, तो सीख ही नहीं पाएगा। हम यहां से तुमको रिलेट करके बताते हैं। दो कैरेक्टर है हमारे जो पूरे फिजिक्स में काम आएंगे, रामलाल एंड पिंकी। तो रामलाल है, समझिए, रामलाल है लो सेंसिटिविटी का। लो सेंसिटिविटी इसका क्या मतलब है? लो सेंसिटिविटी मतलब इसको गाली दे दो, मार दो, थप्पड़ मार दो, लतिया दो, ही करता रहता है, मतलब ये सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब ये है हाई सेंसिटिव। हाई सेंसिटिव मतलब इसकी तरफ अगर घूर के भी देख लो तो ये रोने लग जाती है। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर फिजिकल क्वांटिटी ही प्रॉपर्टी बने। प्रॉपर्टी एक एक कुछ मतलब एक चीज होता है जिसके वजह से वो कोई ना कोई इफेक्ट शो करता है। जैसे सेंसिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी हो गई। ये लो सेंसिटिविटी है, मतलब इसको थप्पड़ मार दो, इसको गरिया दो, इसको लात मार दो, ही करता रहता है। अरे गुरुजी नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा भाई? हमारे गुरुजी तो हमको मारे हैं, कोई हाथ लगा दे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्लास का ये लो सेंसिटिव इंसान है। हाई सेंसिटिव इंसान पिंकिया है। इसकी तरफ ऐसे देख लो, ढंग से पढ़ती कहानी, मास्टर हमको मारा है, मारा नहीं है जबकि डांटा है, तो एकदम इसका लोड चुने लगता है। लोड मतलब समझता है? लोड, इसका लोड चुने लगता है। तो बात समझो, मैं तुम्हें जहां लेके जाना चाहता हूं, ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ इफेक्ट शो करेगा, है ना। दूसरा मास। सर मास भी प्रॉपर्टी है, हाँ। मास की वजह से तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट शो होता है, मास की वजह से ही तो इनर्शिया शो होता है। इसका मास कम है, कुपोषित रह गया, 20 किलो का ही, 20 किलो का है, तो इसको अगर एक लात भी खींच के मार दो एकदम उड़ जाएगा। इसका स्टेट ऑफ रेस्ट को ब्रेक करना आसान है। ये मोटी पिंकी है, इसका मास है 160 केजी का, हाई इनर्शिया। इसको अगर मैं एकदम ऐसे धक्का मारते रह जाऊं, हिले तक भी नहीं, तो भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ये कलुआ है मतलब ब्लैक है। इससे क्या होता है सर? इससे ये होता है कि इसकी एब्जॉर्बटेंस बहुत हाई है। एब्जॉर्बिटी बोल दो, एब्जॉर्बिटी या एब्जॉर्बटेंस हाई है। ये जानते हो एब्जॉर्बटेंस 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बहुत सारी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है ये भी, एब्जॉर्बटेंस हाई है। ये गोरी है, व्हाइट कलर की है, तो इसकी रिफ्लेक्टेंस हाई है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। गर्मी के दिन में हम व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि व्हाइट कपड़े पर जब हीट गिरता है तो रिफ्लेक्ट करके बाहर चला जाता है, ये तो उसकी इफेक्ट हो गया ना, उसी इफेक्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। और अगर मैं गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहन लूं तो काला कपड़ा क्या करता है? चीजों को रिसीव करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहनने से गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ सर जी, ये तो जानते हैं। ये जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ सर। और बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है ना। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे लो सेंसिटिविटी, मास हाई होना या लो होना, काला होना, एब्जॉर्बटेंस हाई होना। तो किसी भी एक प्रॉपर्टी की वजह से वो कुछ ना कुछ इफेक्ट शो कर, इसको लिखना, हाँ लिखना है, कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करता है। हाँ सर, कुछ ना कुछ वो इफेक्ट शो करता है। उसी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी और आता है जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो चार्ज होना एक कोई अजीबा चीज नहीं है, चार्ज भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कुछ इफेक्ट शो होगा। बताओ मास क्या है?
सर बॉडी की एक प्रॉपर्टी, उसके वजह से क्या होता है सर, मास की वजह से क्या होता है, बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है या एक्सपीरियंस करता है। याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स में F बराबर क्या आता है, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मास है। उसी तरीके से चार्ज भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अब चार्ज कितने तरह के होते हैं, कैसे आते हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि मास की तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको लिख लीजिए फटाफट से, इसको लिखना, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ रामलाल, प्रॉपर्टी ऑफ रामलाल, और ये प्रॉपर्टी ऑफ पिंकी है, प्रॉपर्टी ऑफ पिंकी है, ये प्रॉपर्टी है। और कुछ प्रॉपर्टी है तो आप बताइए। जैसे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है सर, इलास्टिसिटी वो होता है कि अपने शेप को रीगेन करने की क्षमता। इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, तो इसको पकड़ के, रामलाल को पकड़ के ऐसे खींच दूंगा और छोड़ दूंगा तो ये अपने शेप में वापस आ जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, एक दो प्रॉपर्टी नहीं होता। जैसे हॉटनेस और कोल्डनेस, रामलाल एकदम हॉट है, हॉट है मतलब इसकी हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर होना इसकी प्रॉपर्टी तो है। और ये कूल है, पिंकिया कूल है मतलब टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है। इससे क्या होगा, इसको छुओगे तो गर्म लगेगा, ये एकदम ठंडा है, तो गर्म होना ठंडा होना भी एक प्रॉपर्टी। डेंसिटी भी प्रॉपर्टी है, लोअर डेंसिटी की चीजें पानी में तैर जाती है, हाई डेंसिटी की चीजें पानी में डूब जाती है। तो देखो डेंसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी, और लोअर डेंसिटी की चीजें पानी में तैरेगी, ये क्या है, उसका इफेक्ट। हाई डेंसिटी की चीजें पानी में डूब जाएगी, ये क्या है, उसका इफेक्ट। तो डेंसिटी भी इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। डेंसिटी भी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही पकड़े हुए, तुम सीख रहे हो यार, तुम तो इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कि तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, बताओ। हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ। तो ये बेटा प्रॉपर्टी है, टॉपिक नहीं है ये कुछ भी। ये तुमको एग्जाम्पल से समझाया है कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। विच चैप्टर, ये है, हाँ, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट ऑफ हायर डिफ्यूजन करंट, ये टॉपिक का नाम है ना। ये टॉपिक का नाम है वो morphology and biodiversity in morphology and biodiversity in human reproduction, ये टॉपिक का नाम है, लिख लो। हर चैप्टर का नाम बताइए सर। चैप्टर का नाम है वो मोर्फोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, मोर्फोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, लिखो, ये चैप्टर का नाम है। भाई ये तुमको समझाया है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है चीजों का, जिसके वजह से कुछ ना कुछ वो इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो मास के बारे में लिख सकते हो कि मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख सकते हो व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है या एक्सपीरियंस करता है। अब वो बात आपको फॉर्मूले से ही दिख जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अगर कोई मासलेस पार्टिकल है जिसका मास जीरो है, तो अगर मास जीरो रख दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब मास जीरो होने से ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है। एक और स्टेटमेंट मैं यहां से लिख सकता हूं, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जरा सा आप बताइएगा, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जल्दी से बताइए, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बताइए क्या होगा, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बताओ, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस मास, मास ही ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज है, बिना मास के ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग सकता, यस और नो। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती, तो इसको आपको प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे आपने मास को ट्रीट किया उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रीट करेंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा। property of object, property of object, object due to which, due to which, due to which it apply or experience, or experience, experience electromagnetic force, electromagnetic force or EM wave, EM wave,
देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ईएम वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, बस जैसे मास प्रॉपर्टी है तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है और एक्सपीरियंस करता है, अप्लाई करता है और एक्सपीरियंस करता है। अभी कैसे अप्लाई करेगा और कैसे एक्सपीरियंस करेगा ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी चार्ज होती क्या, ये सारी चीजें हम समझेंगे। पहले आप यहां पर ये चीजें आप लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि बॉडी पर चार्ज आखिर आता कैसे है जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ सिमिलरिटी समझ में आया? हाँ सर, मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा या ईएम वेव लगेगा। राइटिंग मेरी बहुत खूबसूरत है क्या? हाँ देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखा है। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, इसको लिख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, ये छोटी सी चीज लिख लीजिए। लिख लिया तो डन लिख दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है वो हम समझेंगे, पहले चार्ज समझ लेते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पहले हम चार्ज समझ लेते हैं फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी समझेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं चार्ज क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना है क्या? इलेक्ट्रॉन के बारे में? हाँ सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताइए तो क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सर एटम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि एटम के सेंटर पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है? तो क्या इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज की वैल्यू पढ़े थे? हाँ पढ़े थे सर जी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है Q बराबर माइनस ऑफ ई, जहां पे ई की वैल्यू होती है माइनस, तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज है। किसका चार्ज है सर? प्रोटॉन पर इतना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, सर चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर पूछोगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन Q बराबर होता है सर जी प्लस ई, उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यस और नो? हाँ सर, ये तो हम जानते हैं, ये तो बहुत इजी। अच्छा, चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा माइनस 10 इंटू ई। तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बताइए तो, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन Q बराबर होगा 0। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल, उस पर चार्ज नहीं होता। अच्छा, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन बताइए तो। ड्यूट्रॉन आपने सुना है क्या होता है? तो ड्यूट्रॉन इज नथिंग बट 1H1, मतलब सॉरी 1H2, 1H2 मतलब 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? सर न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होगा नहीं, प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हो जाएगा क्या? एकदम सही है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, आपने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में अल्फा पार्टिकल के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो थोड़ा सुन लीजिए। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस पर चार्ज होगा 2 न्यूट्रॉन की वजह से 0, 2 प्रोटॉन की वजह से हो जाएगा प्लस 2e, मतलब 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस में, यही होगा चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑन 2.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए कितना होगा? 2.5 इलेक्ट्रॉन पे, फटाफट 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए। 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, what is deuteron? Yes, it's a very good question. Deuteron is the combination of 1 proton and 1 neutron, that's all my lord, that's all. स्लो पढ़ाओ सर, लिखने का टाइम दो। हाँ हाँ हाँ, स्लो ही पढ़ेंगे ना बउआ, हमारा पास टाइम ऐसे 5-6 साल का तो है, ये है ना नीट का, तो हम तो स्लो ही पढ़ेंगे, लिखने का भरपूर टाइम भी देंगे। चैप्टर कौन सा है? बिल्कुल ये मैं बता चुका हूं, मॉर्फोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। लिखिए, तो चार्ज ऑन 2.5 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सर 2.5, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, चार्ज मजा आ जाएगा। नहीं, इस पर चार्ज होगा नॉट पॉसिबल है, हैंग क्यों कर रहे?
इस पर चार्ज हो जाएगा नॉट पॉसिबल, इस पर चार्ज होगा नॉट पॉसिबल, ये इस पर चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों सर पॉसिबल नहीं है? देखो होता क्या है, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। सर काहे? सर हम कुछ भी तोड़ सकते हैं। हाँ ये बात तू सही कह रहा है, तू कुछ भी तोड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेगा ही नहीं। सर एटम के अंदर तो हम ढूंढ लेंगे, तो उसको पकड़ेगा कैसे? हाथ में नहीं आता है, तो टूटेगा वही ना जो हाथ में आता है, पहली बात। वैसे दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा फंडामेंटल पार्टिकल, तो वो क्या होता है? जो ना टूटे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्या एक सेल को तोड़ सकते हो? नहीं सर, वो तो एकदम एकदम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब यूनिट चीज है, उसको तोड़ के और बाइफर्केशन करना, उसको और ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको फंडामेंटल नहीं बोलते हैं। बताओ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यू नो दैट सेम as like cell, here is a electron. Electron is the fundamental particle. क्या प्रोटॉन भी फंडामेंटल है? नहीं। प्रोटॉन को आप तोड़ सकते हो क्वार्क्स के टर्म्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आप नहीं तोड़ सकते, तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल होता है। सिंपल सिंपल सी बात है, जैसे मान लो तुम एग लेने गए, एग, और मान लो तुम्हारे पास पैसे कम है, अब उसने बोला कि भाई 10 रुपए का एक एग मिलेगा, अब तुम्हारे पास 5 रुपए है, तुमने बोला भैया आधा एग दे दो हमको, तो आधा एक तोड़ के देगा? वो नहीं देगा, बोलेगा एक मिलेगा तो पूरा एक ही क्वांटा में मिलेगा। आधा एक तोड़ के देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका आधा बिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ सर ये बेसिक बात है, ये समझ में आया। ये इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। जल्दी से इसको लिख लो बेटा, जल्दी से इसको लिख लो फटाफट, जल्दी से इसको लिख लो। बहुत बेसिक सी बात बताइए, इसको लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है। चलिए भाई साहब ठीक है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या प्रोटॉन नहीं है? नहीं, प्रोटॉन कैन बी ब्रेक, दैट्स प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वार्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्वार्क क्या होता है, लेकिन अभी तो चार्ज पहले समझाओ कि चार्ज क्या होता है। इधर देख, अब देखिए, अब इधर चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज अपीयर कैसे होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक एटम बनाया, और इस एटम के अंदर सेंटर पे होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां मान लीजिए 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो इस पर टोटल चार्ज बताइए कितना हो जाएगा? सर 4 प्रोटॉन पे 4 ही, और 4 न्यूट्रॉन पे -0, तो इस पर 4 ही चार्ज हो गया। और उसी तरीके से इसके ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन भी देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको को आप कहते हैं कि ये मेरा न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब इस पर टोटल चार्ज हो गया 0। देखिए 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, टोटल चार्ज हो गया क्या? 0। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, 4 प्रोटॉन का 4 ई और 4 इलेक्ट्रॉन का -4 ई, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? हाँ। अब मैं अगर कहूं कि इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो, रिमूव्ड 1 प्रोटॉन, रिमूव्ड 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इसमें निकाल लो, निकालो भाई, प्रोटॉन निकालो, एक प्रोटॉन निकाल दो। सर एक प्रोटॉन निकाल दे? हाँ। तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा जरा बताओ? एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बताओ? तो इसमें एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो अंदर इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ही एक प्रोटॉन आप निकालोगे, इसमें से जैसे ही आप एक प्रोटॉन यहां से निकाल दोगे तो 3 ही प्रोटॉन बचेगा। हाँ, लेकिन एक प्रोटॉन रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया ना, तो मेथड ऑफ चार्जिंग तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आखिर चार्जिंग और बॉडी पर चार्ज करना किसका खेला है, किसका झोल है। तो प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते। फिर क्यों? देखो यहां, देखो यहां पे, ये देखो, ये है एटम का स्ट्रक्चर। मान लो इसमें तुम्हारा जो येलो कलर वाला है ना, वो है तुम्हारा प्रोटॉन। तो बताओ 4 येलो प्रोटॉन है, 4 येलो प्रोटॉन है, ठीक है, और ये 3 न्यूट्रॉन है। देखो यहां देखना ध्यान से, 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, और ये देखो ये गुलाबी गुलाबी इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज इस पर बोलो क्या है? एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया, इसको देखो एग्जांपल के लिए। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे 1 2 3 4 प्रोटॉन है। तो 4 येलो प्रोटॉन का चार्ज बोल सब 4 ही,
4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल -4 ही, और न्यूट्रॉन का चार्ज बोल 0। तो टोटल चार्ज यहां पे क्या आएगा, बोलो जल्दी से, टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। अब मैं बोलूं कि मुझे येलो प्रोटॉन इसमें से निकालना है, तो जब मैं निकालने जाऊंगा ना, तो इसके अंदर लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बहुत भारी, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। मतलब अंडरटेकर और खली भी जाए ना, तो उनकी भी डैश हो जाएगी एक प्रोटॉन को निकालने में। तो हम और आप कौन से दुनिया के खेत के मूली हैं? हम और आप तो छोड़ो, अगर अंडरटेकन और खली को भी बोल दे कि साथ मिलके एक प्रोटॉन निकाल के लाओ, तो उनकी भी डैश हो जाएगी निकालने में, वो नहीं निकाल पाएंगे। वो अंदर जाके इसको लेके खींच नहीं निकल। क्यों नहीं निकल रहा है? तो दो एग्जाम्पल है इसके। पहला, मतलब दो इसके रीजन है, दो इसके रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्रोटॉन जो है वो बहुत हेवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इसकी जो मास होती है वो मतलब 2000 गुना ज्यादा भारी है, मतलब 2000 टाइम्स ज्यादा भारी है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अंदर में बॉन्डेड है, जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो निकाल ही नहीं सकते। तो क्या प्रोटॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है, मतलब लेना देना संभव नहीं है? नहीं सर, प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकालना इज नॉट अ गेम ऑफ कॉमन मैन और मी और यू मैन और अंडरटेकन और खली मैन, नॉट अ गेम ऑफ अंडरटेकन और खली और ह्यूमन मैन। ये एक अलग लेवल पे चला जाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन तुम निकाल नहीं सकते, लेकिन प्रोटॉन निकालना वो न्यूक्लियर लेवल की बात हो जाएगी, वो यहां पे संभव ही नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन तो कोई बच्चा भी, 2.5 साल का बच्चा भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकाल लाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। हाँ, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहां पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो चार्ज अब इस पर कितना हो गया, बोलो चार्ज अब इस पर कितना हो गया? तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, तो चार्ज इस पर आ जाएगा +4e में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो +e आएगा। चार्जिंग हो गया। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो प्रोटॉन डोमिनेटिंग हो गया। हाँ सर, अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इस पर इलेक्ट्रॉन और दे दे। मान लो इतना इलेक्ट्रॉन तो था ही, चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो किसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं? सर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बस यही समझाना था कि हम प्रोटॉन का लेना देना नहीं कर सकते। उसका 2 रीजन कमेंट बॉक्स में अभी लिखो। हम प्रोटॉन को एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते, 2 रीजन कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम हाई हो जाए। चलो 2 रीजन बताओ, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? चलिए 2 रीजन बताएंगे आप, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते। जल्दी से 2 रीजन बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से 2 रीजन बताएंगे आप सभी लोग, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? 2 रीजन बताएंगे, जितना आपको समझ आया उसी के बेसिस पे 2 रीजन आप बताइए। 2 रीजन बताइए, 2 रीजन बताइए, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते। तो लिखिए, नोट्स में लिखिए इस बात को, नोट्स में लिखिए इस बात को। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2000 टाइम्स हेवी है, एंड प्रोटॉन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि उसको बॉन्डेड करके रखता है, तो प्रोटॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, या प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लिखिए इस बात को, मैं बोल रहा हूं अपने शब्दों में लिखिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2000 टाइम्स हेवी है, एंड प्रोटॉन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जिसके वजह से प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लिखिए इस बात को। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से टू टू करके निकाल लिया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, देखो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो कहां किया, उसको मैंने फेंक दिया उधर। तो कहां फेंका, हम उठा के ले जाएंगे, ले जाना, उधर फेंका है नाली में। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के नाली में फेंक दिया, ठीक है। अब ये जो बॉडी है, उस बॉडी पर चार्ज लिखता हूं। तो इस बॉडी पर चार्ज अगर लिखोगे तो 4 प्रोटॉन की वजह से 4 ही, न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा नहीं, और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2e, तो टोटल चार्ज आ गया +2e। यस और नो? हाँ सर, टोटल चार्ज आ गया +2e। अब +2e चार्ज पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज?
सर ये पॉजिटिव चार्ज है, यस। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया इसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं, हम इसको एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं। नहीं, ये कहना गलत है। वैसे लॉजिकली तुमको लग रहा सही बात है, प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन हमने प्रोटॉन का एक्सेस नहीं किया ना, तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब पॉजिटिव चार्ज होना। जैसे ही प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, ओके। यहां पे मान लीजिए कि जब ये न्यूट्रल था तो इसका मास था m0 और अब इसका मास हो गया m1। अब मुझे बताइए कि मास किसका ज्यादा है, m1 का कि m0 का, कि दोनों बराबर होगा? तो इसमें जो पार्टिकल का नंबर है, 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने पार्टिकल है सर? 12। इसमें टोटल कितने पार्टिकल है सर? 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन, 8, और 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन को आपने फेंक दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लेकिन कुछ मास तो यहां पर जो m1 है वो कम होगा और m0 ज्यादा होगा। मतलब मास ऑफ बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेस ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्ज। मास ऑफ द बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेस ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्ज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मास ऑफ द बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेस मतलब बहुत कम डिक्रीज होगा, बहुत बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तो कम होगा। अरे भाई यहां पे कितने लोग हैं? 4 4 8 और 4 12 लोग हैं। 12 लोग हैं, 12 पार्टिकल है। यहां पे 4 4 8 और 2 10, 10 ही पार्टिकल है, तो इसका मास थोड़ा कम हो गया ना। m0 इस चार्ज पार्टिकल का मास है, मास इसका है, तो इसका मास थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब 2-3 बातें जल्दी से बताइए। पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं सर? पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का लेना देना होता नहीं, तो चार्जिंग को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, जो इसका मास होगा न्यूट्रल बॉडी के कंपेयर में इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। नहीं समझ आया? ठीक है, बताओ क्या नहीं समझ में आया? मैं बिल्कुल बताऊंगा। अरे सिंपल सी बात है, यहां पे तुम्हारे मान लो 4 है, 7 है और 7 4 11 पार्टिकल है। यहां से ये निकाल के फेंक दे, अब बता यहां क्या बचा? सर इलेक्ट्रॉन चला गया सब। हाँ, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो बचा हुआ चार्ज क्या कहलाएगा सर? सिर्फ प्रोटॉन का प्लस चार्ज ही आएगा। बता, रिपीट? हाँ रिपीट कर दिया ना। जब आदमी भाई पहले इसमें तुम्हारे सामने एकदम इस लेवल का बच्चा तो नहीं देखा यार मैंने कहीं। इस चीज को कह रहा है रिपीट करो, ऐसा बच्चा तो मैंने नहीं देखा। भाई साहब सही में तुम्हारा 11th कमजोर होगा यार, पढ़ने के बाद भी तुम्हारा 11th कमजोर ही रहा होगा, पक्की बात है। अब यहां पे मास देख कितना है, मास देख कितना है भाई। इसका भी मास काउंट होगा, इसका भी मास काउंट होगा। टोटल निगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर है। अब यहां से एक चीज निकाल के मैंने फेंक दी, तो मास उसका खत्म हुआ कि नहीं? दूसरी निकाल के फेंक दी, मास खत्म हुआ कि नहीं? तीसरी निकाल के फेंक दी, मास खत्म हुआ कि नहीं? तो सर ऐसे ही चार्ज होता है। हाँ, और क्या चार्ज होता है? इसी को चार्जिंग ऑफ द बॉडी कहते हैं। बता, इस पर चार्ज बोल। सर ये तो न्यूट्रल है। हाँ ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग होता है यहां से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब निगेटिविटी की कमी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सर इसको एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन क्यों डिफाइन नहीं करते हैं? क्योंकि चार्जिंग हमने प्रोटॉन के ट्रांसफर से किया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से? सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किया, इसलिए हम इसको नहीं बोलते। हालांकि इसको तुम ना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम हटा दो। तुमको इसी से कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर एक ही बात तो है, इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉन का ज्यादा, एक ही बात है। वो एक बात नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। वो एक बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम चार्जिंग करते हैं तो प्रोटॉन का लेना देना नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना करते हैं। तो चार्जिंग इज द झोल और थैला ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए लिखिए इसको, चार्जिंग इज अ झोल और थैला ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग इज अ थैला और झोल
ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए इसको। अब बताइए क्या समझने है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मास कम हो जाएगा, तो टोटल मास कम हो गया। अब क्लियर हो गया? बात करता है कम डाउन नहीं, ये ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, इसमें ये मत सोचना कि सर को गुस्सा आ गया, नहीं, मैं ये तरीका है समझाने का मेरा। मैंने इसलिए बोला ना 2-4 दिन में तुम बुरा मानने लगे ना कि सर परेशान मत हो, स्पैमर नहीं, अरे हम ऐसे ही पढ़ाते हैं गुरु, ये तो नॉर्मल है, चिल, जस्ट चिल मेरी जान। लिख, ठीक है, लिखो। मास कम कैसे हो गया भाई? ऑब्वियस सी बात है, इसमें पार्टिकल का संख्या है 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 12 पार्टिकल है। इसमें पार्टिकल 10 ही हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया, 2 पार्टिकल को हटा दिया, तो जितना पार्टिकल हटा उसका मास तो कम ही हो जाएगा, उसका मास तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लिख लो इसको बेटा, देख लो, सुनो, हंसी मजाक उतना ही ठीक लगता है जितना क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। जोर से ज्यादा करोगे ना तो भाई, खेल के तो वो तुम्हारे साथ चली गई, अब तुम कौन सा खेला खेल रहे हो भाई? अपना कैरियर सुधार लो, जो खेलना था तो वो तो खेल के चली गई तुम्हारे साथ, वैसे ही तुम्हारा बर्बाद हो चुका है। अब तो थोड़ा सीरियस हो जाओ और अपना जीवन सुधार लो, ठीक है? आओ, वो तुम्हारे साथ खेल के गई, तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, सुधर जाओ। चलो लिख लिया, लिख लिया, चलिए कम ऑन, चलिए कम ऑन। चार्जिंग इज अ खेला, खेला मतलब ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का लेना देना। ये कह रहा पॉइंट समझ नहीं आया भाई साहब। कौन सी दुनिया से आए रे? अब तो सच में इरिटेट कर दिया तूने, तू जीत गया भाई, तू जीता मैं हारा, तू महान है, तू जीत गया भाई। ले, चार्जिंग इज अ, चार्जिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही अपीयर होता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, फिर से मैंने ऐसा ही एक एग्जांपल लिया, फिर से एक ऐसा एग्जांपल लिया, यहां पर देखिएगा 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन और ये आपके हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ टोटल चार्ज इस पर क्या होगा? सर न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से आया 4 ई, उतना ही 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, टोटल 0। अब अगर मान लो कि इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो क्या होगा? तो कहां से दोगे? है मेरे पास एक्स्ट्रा, सर इलेक्ट्रॉन बहुत है आपको, हाँ बहुत है, मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं यहां पे कह रहा हूं 4 मोर इलेक्ट्रॉन, मोर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 4 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिवन टू एटम, मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? सर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो सर 1 2 3 4 पहले से था, 4 और दे दोगे? हाँ 4 और दे दिए मैंने, ये दो, चाहे 2 ही देता हूं, चलो 4 क्यों, 2 ही देता हूं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिवन। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, अब इस पर चार्ज बताओ। सर इस पर चार्ज देखो, 4 प्रोटॉन का होगा 4 ही, न्यूट्रॉन का तो चार्ज है नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन का होगा -4 ही, 6 ही, 6 इलेक्ट्रॉन है तो -2 ही चार्ज आ गया। मतलब एक्सेसनेस ऑफ, एक्सेसनेस, एक्सेसनेस, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब मान लीजिए कि इसका टोटल मास m0 था, इसका मास क्या हो जाएगा? मान लो इसका मास मैं बोलता हूं m2, मास इसका मैंने बोला m2। अब सोचो कि इसमें टोटल पार्टिकल थे 4 4 8 और 4 12, अब कितने हो गए? 4 4 8 और 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो इसमें मास जो होगा स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं ड्यूरिंग निगेटिव चार्ज? तो ड्यूरिंग निगेटिव चार्ज मास स्लाइटली इंक्रीजेस, ड्यूरिंग निगेटिव चार्जिंग, निगेटिव चार्जिंग, चार्जिंग। और कुछ ना समझ में आया ना तो लिख के बताओ कि ये बात नहीं समझ में आई तो मैं बता दूंगा। ड्यूरिंग निगेटिव चार्जिंग मास इंक्रीजेस,
सॉरी एम नॉट होगा यहाँ पे। अब यही बात तो पूछता कि सर M1 कहां से आया, एम नॉट होगा। न्यूट्रल के कंपेयर में जितना 12 पार्टिकल का मास है उसके कंपेयर में 14 पार्टिकल का मास तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। तो देखो M2 ये वाला मास M2 तुम्हारा M नॉट से स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज करते हो तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को हटा लेते हो, जब आप निगेटिव चार्ज करते हो तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा देते हो। तो निगेटिव चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देके। पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल के। यही मेथड ऑफ चार्जिंग है। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सर ये कैसे, ये कैसे, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्या मैं कह सकता हूं? सर कैसे, देखो किसी भी बॉडी पे मान लो न्यूट्रल बॉडी है तो उस पे चार्ज आएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो लेके जाएगा। अरे हां, तो बिना मास का किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है? बोलो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आया? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज का पॉसिबल ही नहीं है आना। क्योंकि चार्जिंग कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से। जब इलेक्ट्रॉन लोगे या दोगे तो मास भी तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा ही जाएगा। बताओ, बट 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 मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कैसे विदाउट चार्ज? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे न्यूट्रल बॉडी, एग्जांपल न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी जिस पर टोटल चार्ज 0 है उसका मास तो कुछ ना कुछ है। हाँ देखो मास है, देखो चार्ज नहीं है, देखो चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, मास है हाँ है। तो मास कैन एग्जिस्ट, देखो मास है, कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के मास हो सकता है। बट 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 ये चार्ज है, हाँ सर चार्ज है, मास है, हाँ मास है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपने किया तो मास का आदान प्रदान होगा, तो मास तो होगा ही होगा। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये बात आपको समझ में आया? कुछ ना समझ में आया होगा तो लिख दो, मैं उसको एग्जाम एक्सप्लेन कर दूंगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तो भाई ये तो पढ़, अभी कंसेप्ट तो पढ़, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में समस्या खत्म कर दूंगा। बहुत लैंग्वेज वाला सवाल कराऊंगा, सर M2 ही क्यों? अब देखो M2 क्यों, M डैश बोल दे। M2 M1 का मतलब नहीं है बे, तू M डैश बोल दे। मैं अलग अलग, ये M0 है तो इसको M2 बोल दिया ऐसे एग्जाम्पल के लिए। बोला M2 ही क्यों बोला? ये तेरा सवाल का लेवल देखते हुए मैं बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि रोना आ गया मुझे कि तेरी दिमागी हालत कितनी खराब है बे। तेरा M2 क्यों हुआ? कंसेप्ट गया तेल लेने, बोला M2 क्यों लिखा? भाई भाई वो रिप्रेजेंट किया है, M डैश से तू कर ले, M डैश से तू कर ले, क्या प्रॉब्लम है इसमें? चलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब आओ तुमको समझाते हैं। तो किसी भी बॉडी का चार्जिंग का मतलब क्या है? सर इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, इसको चार्जिंग कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात अब हम यहां करेंगे टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज बताइए कौन कौन से होते हैं? सर 3 तरह के हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। अबे जीरो कौन सा टाइप हो गया? भाई 2 ही टाइप हुआ ना, टाइप ऑफ चार्जेस बेटा 2 ही हुए ना। एक हुआ बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज और एक हुआ आपका निगेटिव चार्ज। 2 ही तो टाइप ऑफ चार्ज हुए। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 ही तरह के तो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हाँ सर ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, चार्जिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज किसी बॉडी पे अपीयर होता है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज दोबारा भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इतनी बात समझ में आपको आना चाहिए। चौथी बात, यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज तो सबको याद होगा, अभी अभी हमने लिखा है कूलम। जैसे मास का यूनिट केजी होता है SI में और सीजीएस में ग्राम होता है, तो आपने यहां लिखा तो था
कूलम में, देख रहे हो कैसे लिख रहे हो, कूलम में। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, बोलो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है बेटा ईएसयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी का नाम फ्रैंकलिन भी है, फ्रैंकलिन भी इसी को कहते हैं। ये है तुम्हारा सीजीएस यूनिट, ये तुम्हारा सीजीएस यूनिट। जैसे ग्राम होता है, केजी होता है, वैसे ही है, कूलम है और ईएसयू है। अब इन दोनों में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखो देखो रिलेशन, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ईएसयू, और ईएसयू को ही हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ईएसयू इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है ये, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है। अच्छा, एक और यूनिट होता है जो काम कम आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ईएमयू। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 ईएमयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये भी ऐसा यूनिट है, सॉरी सीजीएस यूनिट है, ये भी तुम्हारा एक प्रैक्टिकल सीजीएस यूनिट है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ईएमयू। और सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, कूलम ये है बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो काम चल जाएगा, भी इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस चार्ज का यूनिट है, ठीक है, ये सब चार्ज का यूनिट है। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन की बातें आपने करी होगी। डायमेंशन ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं, जैसे मास की डायमेंशन m1, लेंथ की डायमेंशन l1, वेलोसिटी की डायमेंशन, उस तरीके से अगर आप चार्ज की बात करने हो, स्टैटिक कूलम और स्टैट कूलम एक ही चीज है। स्टैट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलम एक ही चीज है बेटा, इसी का दो नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलम, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो तुम्हारा होता है, Q बराबर, क्या हम करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं? जैसे आप लिखते थे ना, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, तो T यहां चला जाएगा, तो Q बराबर क्या आएगा, IT, है ना, क्यू आई थी, जब छोड़ के जाना ही था तो Q बराबर आई टी, मतलब क्यू आई थी। तो देखो Q बराबर आई टी, आई का यू डायमेंशन होता है एम्पियर का पावर 1 और टाइम का डायमेंशन होता है टी का पावर 1, 80। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज जस्ट 80, दैट्स ऑल। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80, दैट्स ऑल। Q बराबर आई टी, क्यों आई थी, जब छोड़ के जाना ही था तुमको तो क्यों आई थी, ठीक है, ये इसका डायमेंशन याद रखिएगा, है ना। तुम इससे रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि आई और गई, तो तुम यही तो सोचते हो आज तक, क्यों आई थी, वही डायमेंशन है बस, क्यों आई थी इज द डायमेंशन। बताइए, मजा आ गया, इतना समझ में आया? अच्छा, इसमें हर एक चीज मैंने आपको समझाया है। व्हाट इज ईएसयू, व्हाट इज ग्राम, व्हाट इज ग्राम, सर ग्राम इज नथिंग बट अ सीजीएस यूनिट, उसी तरीके से नाम है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, इसको मैं स्टैट कूलम भी कहते हैं, लिख देता हूं स्टैट कूलम। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है, ठीक है। 1 कूलम बराबर 1/10 ईएमयू होता है। सबसे बड़ा यूनिट देखोगे तो फैराडे होता है, बिगेस्ट यूनिट, और सबसे छोटा यूनिट देखोगे तो ईएसयू एंड फ्रैंकलिन एक ही चीज है। कई लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये टर्म आपको याद रहना चाहिए। ईएसयू का ही दूसरा नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है, ईएसयू का ही दूसरा नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। एंड 1 फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट कौन सा हुआ, 1 फैराडे इज द सबसे बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा छोटा का लॉजिक समझाओ क्या होता है, सुनना ध्यान से। एनयू बराबर कांस्टेंट, आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा, नूनू फॉर्मूला, N1 U1 बराबर N2 U2, नूनू, NU बराबर NU, नूनू फॉर्मूला आपने पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। अब देखिए, जहां पे N है मैग्नीट्यूड और U है यूनिट, NU बराबर कांस्टेंट, मतलब अगर आप ऐसे समझे, U इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा। जैसे देखो, ये मैग्नीट्यूड बड़ा है तो देखो कूलम यूनिट छोटा, इधर मैग्नीट्यूड 1 है, देखो 96,500 कंपेयर में इसका मैग्नीट्यूड कम है तो यूनिट बड़ा होगा। बड़ा सिंपल है, नूनू फॉर्मूला। जहां पे आप देखिए कि अगर यूनिट आपका छोटा है तो नंबर आपका बड़ा होगा। देखिए
देखिए यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा होगा, देखो नंबर बड़ा यूनिट छोटा मतलब कूलम छोटा, नंबर छोटा तो फैराडे यूनिट बड़ा। 96,500 का रिलेशन 1 के साथ, तो कंपेयर में ये करोगे तो इसके कंपेयर में बहुत छोटा नंबर है, तो सबसे बड़ा यूनिट। नूनू फॉर्मूला बताइए, बताओ। हु डिस्कवर्ड चार्ज? बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये म्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी एक यूनिट है चार्ज का, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर है? ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए अब 5 बातें हमने चार्ज के बारे में लिखी, क्या आपने भी लिख ली? क्या आपने भी लिख ली? ईएमयू और ईएसयू में डिफरेंस देखो, ये बस यूनिट है। अब ग्राम और डीसी ग्राम में डिफरेंस लेके क्या करोगे? काम की चीजें पढ़ लो बेटा, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस याद रखना अभी जरूरी नहीं है। भाई साहब क्या बताऊं मैं, 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है। भाई अब 1 केजी बराबर 10⁻³ ग्राम होता है, इसका प्रूफ बताऊं अब मैं, ये यूनिट का रिलेशन है भाई। गजब कह रहा है, यूनिट का रिलेशन है भाई। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यही एक बेटा एक्सप्लेन किया यहां पे, चार्जिंग करने में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो किसी बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे मास तो आएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, छठा पॉइंट समझो, चार्ज इज ए स्केलर। चार्ज इज ए स्केलर, अब इसका क्या मतलब है समझिए। चार्ज इज स्केलर मतलब चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो यहां पे 2 बॉडी है, एक बॉडी के पास चार्ज है +4 कूलम और एक बॉडी के पास चार्ज है -3 कूलम और एक बॉडी और है जिस पे चार्ज है +2 कूलम। तो टोटल चार्ज अगर मैं जोड़ूं तो टोटल चार्ज कितना होगा जरा बताना। तो टोटल चार्ज हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा +3 कूलम आएगा, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, इसी तरह का एक सिस्टम, इस पर चार्ज आदान प्रदान कर देता हूं। इस पर चार्ज है मान लो 1 कूलम, 1 कूलम, इस पर भी चार्ज है 1 कूलम, ठीक है, और इस पर चार्ज है आपका +1 कूलम। टोटल चार्ज बताओ कितना है सर? इसका टोटल चार्ज 1 1 2 और 1 3 कूलम। या फिर ऐसे करो, स्केलर समझाना है तो ऐसे समझो, मान लो ये चार्ज यहां पे 2 कूलम है, यहां पे -3 कूलम है और यहां पे 4 कूलम है। अब इसका टोटल चार्ज बताओ कितना होगा? तो 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3 कूलम। अब बताओ जब तुम चार्ज को ऐड कर रहे थे तो ये 4 कूलम यहां था, इसमें 4 कूलम यहां था, -3 कूलम हुआ था, यहां पे 3 कूलम नीचे है, क्या इसके ऊपर नीचे होने की वजह से कोई फर्क पड़ा? बताओ। जब तुम चार्ज को जोड़ोगे तो चार्ज को ऊपर रख के जोड़ोगे या नीचे रख के जोड़ोगे, आगे रख के जोड़ोगे या पीछे रख के जोड़ोगे, कोई फर्क पड़ा इसमें? नहीं। क्या डायरेक्शन से चार्ज के एडिशन में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। मतलब ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। चार्ज फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सिर्फ प्लस माइनस के साथ है, ऐड होता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे जब आप फोर्स को ऐड करते हो तो जैसे फोर्स इधर है 10 न्यूटन और इधर ही आपका एक फोर्स है 5 न्यूटन, तो 10 5 कितना बोलते हो? 15। लेकिन यही फोर्स अगर आगे 10 न्यूटन है और पीछे 5 न्यूटन है तो क्या बोलते हो? सर 10 में से 5 घटाएंगे। अगर यही 10 इधर हो और 5 इधर हो तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हो? हाँ, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वो डायरेक्शन के साथ ऐड होता है, लेकिन ये डायरेक्शन के साथ ऐड नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्केलर कहते हैं। मतलब स्केलर होने का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नहीं आपको? स्केलर होने का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नहीं है? चार्ज इज ए स्केलर, चार्ज फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल इच अदर। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से नफरत करते हैं, रिपेल करते हैं। निगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आया आपको? ये प्रॉपर्टी समझ में आया? तो चार्ज इज सिंपल एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज ए स्केलर, चार्ज रिपेल सेम चार्ज सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। प्लस और प्लस में दुश्मनी है, माइनस और माइनस में दुश्मनी है, प्लस और माइनस में प्यार है, अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है? प्यार है, अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सर, एकदम छोटी छोटी बात इतने अच्छे तरीके से समझ में आया कि सारी चीजें आपके दिमाग में घुसा होगा। एक बात बताइए, कोई एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। हाँ सर, अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या पक्का ये बॉडी चार्ज रही होगी? सर अट्रैक्ट कर रही होगी तो सेम चार्ज रही होगी? नहीं। मान लो ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो भी तो अट्रैक्ट कर सकता है। सर कैसे? ग्रेविटेशन से। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स सर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। हाँ, और मान लो कोई दो बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो हम कह सकते हैं ये चार्ज रही होगी? नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। लेकिन अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो पक्की बात है कि ये चार्ज रही होगी। सर कैसे? क्योंकि ग्रेविटेशनल तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सन हुआ तो पक्का चार्ज एक ना एक बॉडी जरूर रही होगी। तो आप यहां पे कह सकते हैं श्योर चेक ऑफ चार्जेस, श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज, चार्ज बॉडी इज रिपल्सन। रिपल्सन, कोई बॉडी चार्ज है, इसका अट्रैक्शन हमें अंदाजा नहीं दे सकता। अट्रैक्शन ग्रेविटेशन की वजह से भी हो सकता है। तो कोई बॉडी अगर रिपेल कर रही है तभी वो चार्ज होगी। तो श्योर सेक ऑफ चार्ज बॉडीज, कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? अट्रैक्शन से कि रिपल्सन से? तो रिपल्सन अगर है तो रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर कोई चार्ज दो, कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तो आप ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? नहीं सर, नहीं बता सकते। लेकिन रिपेल कर रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता नहीं, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। तो आप कहेंगे कि पक्का अगर रिपेल करे तो बॉडी चार्ज रही होगी। तो श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्सन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नॉट अंडरस्टूड। बताओ क्या नहीं समझ में आया, मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, बाकी इसको लिखो, बाकी इसको लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम सही बात, 10th रिपीट। हाँ 10th रिपीट कर दिया। श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्सन, हो गया रिपीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, क्या नहीं समझ में है वो बता ना, मैं समझा देता हूं भाई। मैग्नेट भी तो रिपेल करती है, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। अब बता, अब नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लिख, श्योर चेक ऑफ चार्ज नॉन मैग्नेटिक चार्ज बॉडी इज रिपल्सन। अब तो बोल सकता है, वैसे तुम ठीक बोल रहे, रिपल्सन भी तो करती है, मैग्नेट भी तो रिपेल करती है। नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। अब बताओ, मैग्नेट नहीं है, चार्ज नॉर्मल बॉडी है, तब तो अट्रैक्शन रिपल्सन ही होगा। अब बोलो, चलिए 4 और 5, 4 और 5 पॉइंट में क्या है ऐसा जरा बताइए। अरे यूनिट है भाई, मैं मिटा दूंगा इसको। साला इतने डिटेल में अच्छे से यूनिट बताया, यूनिट में कह रहा है कि इसका रिलेशन बताओ। ये तू प्रूफ कर जरा। 1 kg बराबर 10 का पावर 3 ग्राम। भाई ग्राम मैंने डिफाइन किया हुआ है, सीजीएस यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है, इसका रिलेशन है ये। कैसी जनता है यार ये, बाप रे बाप, तुम खाओ वो क्या तुम। चलिए डन, डन। 10th पॉइंट समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया 10th पॉइंट बता। श्योर चेक ऑफ चार्ज, अगर मैं दो चीजें दूं, अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी अट्रैक्शन बताएगा या रिपल्सन बताएगा? बताओ, इन दोनों में से तुमको चूज करना है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तुम बताओ, नॉर्मली तुम आराम से शांत मन से सोचो, श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज अट्रैक्शन की रिपल्सन, ये बताओ, बताओ। श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी इज अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये बताओ आराम से। अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, रिपल्सन ही ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ, इसलिए हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। चलिए लिख लिया तो डन कर दीजिए, एक बार आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तो डन कर दीजिए, एक बार आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी हमने लिख लिया। 11वां प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट विथ रोटेशन, विथ रोटेशन के साथ चार्ज इनवेरिएंट होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज है यहां पे Q, ठीक है, और इसी चार्ज को अगर आप रोटेट कर दो, ऐसे रख दो, तो चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। जैसे मान लो चार्ज बॉडी है, इसको ऐसे रख दिया और तुम इसको घुमा के ऐसे करते हो, तो चार्ज चेंज थोड़ी ना होगा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट विथ रोटेशन, एनसीईआरटी का लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी है,
ऐसे बॉडी रखा है, ऐसे बॉडी रखा है, बड़ा बढ़िया समझा दो देख, और इस पर चार्ज है 2 कूलम, है ना, देखना 2 कूलम चार्ज है। इसी बॉडी को तुम ले करके अगर ऐसे कर दोगे, ऐसे रख दोगे, तो इस पर चार्ज चेंज हो जाएगा कि सेम ही रहेगा, बताना जरा। इस पर चार्ज सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? अगर तुमने बॉडी को घुमा दी तो सेम ही तो रहेगा। अगर मैं इसी बॉडी को ऐसे रखूं, भाई साहब इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, चार्ज तो 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहेगा। तो ये कहता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट विथ रोटेशन, मतलब चार्ज को अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, चार्ज उस पर सेम ही रहता है, सेम ही चार्ज रहेगा। रोटेशन ये ओरिएंटेशन से, बॉडी के ओरिएंटेशन से उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट चार्ज इज इनवेरिएंट विथ ट्रांसलेशनल मोशन। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब होता है नहीं बदलता है, विथ ट्रांसलेशनल मोशन, विथ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। चार्ज इज इनवेरिएंट विथ ट्रांसलेशनल मोशन। मान लो कि एक बॉडी है और उस पर चार्ज है Q बराबर मान लो 2 कूलम और वो रेस्ट पर है, ठीक है। अगर इसी बॉडी को हम v वेलोसिटी से मूव कराने लग गए, v स्पीड से मूव कराने लगे, मूविंग है ये, अब रेस्ट में नहीं है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। 2 कूलम चार्ज था, रेस्ट में होने की वजह से जब चलेगा तो चार्ज 2 ही कूलम रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है, देखो चार्ज बॉडी पे इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, आराम से सुनना। चार्ज बॉडी पे इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का या तो एक्सटेंसनेस बढ़े या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। अब मान लो ये बॉडी है, अब ये भाग रहा है, तो इसके चलने से नहीं कि इसके नीचे नीचे चार्ज इलेक्ट्रॉन चू जाएगा, या इलेक्ट्रॉन उस पर नीचे फिसल जाएगा, या उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है क्या? या जब चार्ज मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो उस पर अपने आप इलेक्ट्रॉन उससे फिसल जाएगा या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। तो चार्ज इज इनवेरिएंट विथ ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के साथ चार्ज इनवेरिएंट होता है, मतलब इस पर चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। बताओ समझ में आया? चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में हो या मूविंग हो, चार्ज रिमेन सेम। चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बॉडी does not depends on motion of body, बॉडी के मोशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर। क्यू के ऊपर क्या लगाया है? क्यू के ऊपर मान लो कि रेस्ट में था तो क्यू था और बाद में क्यू डैश हो गया, तो भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ये लगाया है। चलिए इसको लिखिए प्लीज, कम ऑन। इसको लिखिए प्लीज। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। चार्ज वेरिएंट और इनवेरिएंट समझ में आ गया? चार्ज वेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट क्या होता है, बात समझ में आई? चलिए लिखिए इसको। जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए फुल्ली अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। सर्कुलर मोशन नहीं, चार्ज के ओरिएंटेशन को चेंज किया, रोटेट किया, चार्ज को सर्कुलर मोशन में लगाया, चार्ज को उसके ओरिएंटेशन पे रोटेट किया बस। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आपको यह बताएं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। 13 नंबर पॉइंट समझिएगा। स्पेसिफिक चार्ज आखिर होता क्या है? ठीक है ना, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? जैसे तुमने ये पढ़ा है स्पेसिफिक मास या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद करो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है? हाँ सर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, हम सुने हैं। तो देखो स्पेसिफिक चार्ज होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज बटा मास का रेशियो, बॉडी का मास बटा चार्ज का रेशियो। जैसे एक बॉडी है,
उस पर चार्ज है Q, उसका मास है M, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज होगा चार्ज बटा मास का रेशियो, चार्ज बटा मास का रेशियो। जैसे हम अगर प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिफाइन करें तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज होगा E बटा मास ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हम ड्यूट्रॉन का डिफाइन करें तो ड्यूट्रॉन का समझिए कि उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। हाँ सर, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका स्पेसिफिक चार्ज होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज E, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 बटा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको आप बोल सकते हैं E बटा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सर कैसे? देखो आराम से समझो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, प्रोटॉन का चार्ज E, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो E प्लस 0 बटा MP प्लस Mn, ये हो जाएगा 2mp, तो E बटा 2mp इज योर करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गया? हाँ। अल्फा पार्टिकल का बोलिए, तो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ईमानदारी से अच्छे से निकालो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। इसका स्पेसिफिक चार्ज होगा 2 प्रोटॉन की वजह से 2e, न्यूट्रॉन की वजह से 0, और 2 प्रोटॉन का मास 2 न्यूट्रॉन का मास, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, लगभग 2 से 4 कैंसिल होगा 2, E बटा मास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का, स्पेसिफिक चार्ज ड्यूट्रॉन का, और स्पेसिफिक चार्ज क्या आपको अल्फा पार्टिकल का समझ आया? क्या स्पेसिफिक चार्ज आपको अल्फा पार्टिकल का समझ आया? क्या आपको स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का समझ आया? जल्दी से बताइए, स्पेसिफिक चार्ज आपको अल्फा पार्टिकल का समझ आया? बताइए। क्लास 200 साल तक चलेगा बेटा, है ना? 200 साल तक क्लास चलेगा, ठीक है? 200 साल तक क्लास चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, then its specific charge will, then its specific charge will, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? ठीक है, इसका चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज will, then its charge and specific charge will, then its charge and specific charge will। बताओ सबसे पहला इसका सोचो चार्ज के बारे में। तो बॉडी पर जो चार्ज होता है वो तो स्पीड से डिपेंड ही नहीं करता, तो चार्ज तुम्हारा क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। और स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास। स्पीड तुम बढ़ाओगे या घटाओगे, जैसे बॉडी है उस पर चार्ज है Q, मास है M, अगर तुम इसका स्पीड बढ़ाते जाओ तो मास का फॉर्मूला होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, ये याद रखिएगा, थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि M बराबर होता है m0 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं सिलेबस में, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि जब हम बॉडी को मूव कराते हैं और लगातार बढ़ते हुए स्पीड से, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है v और उसको बढ़ाते बढ़ाते मैं c के बराबर कर दूं, तो c बटा c कट के क्या हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1 0, 1 बटा 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब जो मास होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो मास स्पीड के साथ बढ़ता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास स्पीड के साथ बढ़ता है, इंक्रीजेस विथ स्पीड, इंक्रीजेस विथ स्पीड, विथ स्पीड, स्पीड के साथ इसका मास बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे तुम स्पीड बढ़ाओगे तो मास इसका बढ़ेगा और चार्ज सेम रहेगा। अब डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बहुत सुंदर सवाल हो गया, ये बहुत सुंदर सवाल हो गया। चार्ज रिमेन सेम और स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज। सर हम बहुत खाते पीते हैं लेकिन दुबला है, तो दुबला है तो एक काम कर, बहुत तेज भाग, रोज दौड़, सुबह सुबह उठ के बहुत तेजी में, जितना ज्यादा तेजी में दौड़ेगा उतना स्पीड बढ़ जाएगा। सर दौड़ेंगे तो हम और सुखड़ जाएंगे और सुखड़ा हो जाएंगे। हम जितना तेज दौड़ेंगे तो सर हमारा मास और हम कार्डियो हो जाएगा, वो तो सर जी मास हमारा घट जाएगा। ये नॉर्मल प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, लेकिन आइंस्टाइन साहब ने इसका उल्टा दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। वो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो उसका मास बढ़ेगा। यस, स्पीड बढ़ाओगे तो उसका मास बढ़ेगा। एक्सप्लेन अगेन। ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ब्यूटीफुल देखो, ये जो फॉर्मूला है, देखो डिनोमिनेटर में स्पीड है, स्पीड बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, तो एक से टर्म घटेगा ना बेटा, ये एक से एक टर्म घटेगा, तो मतलब v को बढ़ाओगे तो 1 में से बड़े नंबर को घटाओगे तो पूरा टर्म डिक्रीज करेगा। बायोलॉजी थोड़ा समझो, बायोयोग थोड़ा समझो कि स्पीड बढ़ाने से ये पूरा टर्म घटेगा, और डिनोमिनेटर अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऐसे याद रख लो बस कि जो मास होता है, मास इंक्रीजेस विथ स्पीड, मास इंक्रीजेस विथ स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है स्पीड के साथ बढ़ता है, तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस विथ स्पीड।
विथ इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड, इन स्पीड। तो ये याद रख लो थोड़ा सा टर्म, हालांकि ये फॉर्मूला मैंने बताया है लेकिन तुम तो बायोलॉजी हो, तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, समझ नहीं आया क्योंकि आप मैथमेटिक्स नहीं समझना चाहते हो। अब इसको मैं नंबर रख के प्रूफ करूंगा तो समझ आ जाएगा, लेकिन क्या यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। कितने लोगों को समझ आ गया जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे तो ये वाला नंबर बढ़ेगा, तो 1 में से बड़े टर्म को घटाओगे तो टोटल वैल्यू डिक्रीज करेगी, और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज किया तो मास बढ़ जाएगा। मतलब याद रखो, मास इंक्रीजेस विथ स्पीड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये। तो मास बढ़ा, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज घटेगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। कितने लोगों को समझ आया ये चीज? अगर नहीं समझ आया तो छोड़ दे, वो तू बायोलॉजी है, तुमको मैथ नहीं आता समझ में, अब उसका मैं क्या कर सकता हूं भाई? सिंपल सी बात है, जब आप स्पीड बढ़ाओगे, कहां गया इसका स्पीड बढ़ाओगे, जब ये बढ़ाओगे, मैं एक बार और बोल रहा हूं, अगर कैपेबिलिटी औकात है तो समझ, नहीं तो छोड़ दे। ये स्पीड बढ़ाओगे, अगर स्पीड बढ़ेगी तो बड़ा नंबर हो जाएगा ये। अब 1 में से बड़े नंबर को घटाओगे तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, और डिनोमिनेटर जब घटा तो ये बढ़ जाएगा। बस अब ये नहीं समझ में आ रहा तुमको, चौथी पांचवी का गणित समझ नहीं आता है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं भाई? भाई ये तो चौथी पांचवी का गणित है, चलिए लिखिए इसको। और क्या यार, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 1/10 करूं और 1/20 करूं तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू छोटी हुई ना, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है। क्लियर? चल, तो ये 13 पॉइंट मैंने तुमको स्पेसिफिक चार्ज तक समझाए। आगे अब चार्ज की वजह से इफेक्ट क्या क्या पड़ता है वो तुमको समझाऊंगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे पढ़ेंगे, ईएम वेव भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन चार्ज जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव, उसको थोड़ा समझते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट ऑफ अ बॉडी में सबसे पहले, स्टेट ऑफ द बॉडी में सबसे पहले आपने रेस्ट पढ़ा होगा, हाँ। उसके बाद वेलोसिटी पढ़ा है कि एक्सीलरेशन पढ़ा, ये बताओ। तुमने 11th क्लास में सबसे पहले रेस्ट पढ़ा, हाँ सर रेस्ट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा सर? फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा, फिर एक्सीलरेशन पढ़ा। क्या इसी स्टेप से पढ़ा होगा? क्या इसी तरीके से पढ़ा होगा? पहले तूने क्या पढ़ा बता सर? पहले हमने एक बॉडी को रेस्ट में रखा था, फिर हमने उसको वेलोसिटी में चलाया था, फिर हमने एक्सीलरेट किया था, यही पढ़ा था। देखिए देखिए, अब चार्ज को हम रेस्ट में रखेंगे, चार्ज इज एट, सबसे पहले हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, ठीक है सर रेस्ट में रख दिया। फिर हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएंगे, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएंगे, और फिर हम एक्सीलरेटेड रखेंगे, चार्ज इज एक्सीलरेटेड, चार्ज इज एक्सीलरेटिंग, चार्ज इज एक्सीलरेटिंग, ठीक है। ये 3 मैंने चार्ज के स्टेट डिफाइन। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? चार्ज के 3 स्टेट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, अगर चार्ज को हम आगे पढ़ेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, तो सबसे पहले हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, यस और नो? हाँ। अब जब तुम आगे वो पढ़ोगे, क्या कहते हैं, चैप्टर पढ़ते जाओगे, तो सबसे पहला चैप्टर में आपको पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हम पढ़ेंगे ईएम वेव, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ईएम वेव, फिर हम पढ़ेंगे ईएम वेव, ठीक है। अब सुनना, चार्ज इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हम किसी बॉडी पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम उस चार्ज को रेस्ट पर रखेंगे तो उसके वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो सबसे पहला इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जब चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वजह से कुछ इफेक्ट आएगा, तो उस इफेक्ट में जब चार्ज रेस्ट में तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव पैदा नहीं करता है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हुए भी आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, लेकिन ईएम वेव पैदा नहीं करता, ईएम वेव पैदा नहीं करता। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? जैसे मान लो तुम कहीं अचानक से खेलने पहुंचे ग्राउंड में, पहले से तुम्हारे 4 दोस्त वहां पे हैं, हाँ सर 4 दोस्त हैं, तुम वहां पे जैसे ही पहुंचे तो बाकी के दोस्त कान बंद करके, नाक बंद करके इधर उधर भाग गए। बताओ क्यों? बताओ क्यों? बताओ क्यों? मान लो कि तुम्हारे अपने ही खास दोस्त ग्राउंड में 10 लोग एक जगह बैठ के खेल रहे थे, जैसे ही तुम वहां पे पहुंचे
तो तुम्हारे पहुंचते से ही सब अपना नाक बंद करके इधर उधर भाग गए। बताओ क्यों? बताओ क्यों? फिर मैं बताता हूं। सर ऐसा तो हमको नहीं समझ में आया। कुछ ना कुछ तुम्हारे जाने से वहां पे कोई ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ, माहौल पैदा लिया, जिसके वजह से बाकी लोग नाक बंद करके वहां से भाग गए। मतलब तुम जब वहां नहीं थे तो सब कुछ एकदम खुशनुमा था, एकदम सुगंध फैला हुआ था। जैसे तुम वहां पे पहुंचे तो तुम्हारे जाने से वहां के आसपास में बदबू उत्पन्न हो गया, क्योंकि तुम 10-20 दिन से नहाए नहीं थे। और तुम जहां जहां जाते हो तुम अपना माहौल लेके जाते हो बदबूदार, है ना? तो तुम्हारा अपना प्रॉपर्टी है कि तुम महकते हो। उसी तरीके से चार्ज का भी एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे यहां चार्ज नहीं है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चार्ज लेके उस तरफ जाओगे तो चार्ज अपने आसपास में एक माहौल क्रिएट करता है। उस माहौल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, चार्ज के जाने से वहां पे माहौल उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे तुम्हारे जाने से माहौल उत्पन्न हुआ। हाँ, तो सर उस माहौल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो, चार्ज का जो माहौल होता है उसका कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे तुम्हारे जाने से तुमने अपना एक माहौल पैदा किया हुआ है बदबूदार, उस बदबूदार के फील्ड में जो भी आता है नाक बंद करके भाग जाता है, वो माहौल है। तो चार्ज का भी वैसा एक माहौल होता है। अब उसी अलग अलग तरह का माहौल है। पहला माहौल है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है ईएम वेव। ये क्या होता है हमें आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि चार्ज के रेस्ट में रहने से उससे कैसा माहौल पैदा लेगा, चार्ज की वेलोसिटी में आने से कैसा माहौल पैदा लेगा, और चार्ज के एक्सीलरेट होने से कैसा माहौल पैदा लेगा। पहले हम ये बता रहे हैं। सबसे पहले समझिए, पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा रेस्ट, फिर मूविंग वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेटिंग। पहला प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव पैदा नहीं करेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मूविंग ईएम वेव पैदा नहीं करेगा। और अगर एक्सीलरेटिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और ईएम वेव तीनों पैदा करेगा। अब ये एनसीईआरटी में 1.5 पेज में लिखा हुआ है, जो मैं आपको बस एक तरीके से, एक शानदार तरीके से अभी आपको याद करा दूंगा। जो एनसीईआरटी में 1.5 पेज में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी के 1.5 पेज में लिखा हुआ है, मैं एकदम शानदार तरीके से आपको याद कराता हूं। देखना कैसे, देखना कैसे। देख, चले इसको रहने दे, हटा हटा हटा। देखना कैसे, एक शानदार तरीके से तुमको याद करा दूंगा मैं। एक बात बता, एक बात बता, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख, क्या दिखता है तुम्हें? क्या दिखता है मेरी आंखों में? सर एकदम खराब आदमी हो आप। ठीक है, मैं आंख बंद कर लेता हूं, तू भी बंद कर ले, हमको कुछ नहीं दिखेगा। बंद कर ले, चल बंद कर लिया। अब सुन मेरी बात। पहली चीज तूने पढ़ा, चार्ज किसी भी बॉडी का पहला स्टेट होता है रेस्ट, दूसरा होता है वेलोसिटी, तीसरा होता है एक्सीलरेशन। जल्दी बता, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। जल्दी बता, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। जल्दी बता, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। और पहला इसका जो माहौल उत्पन्न होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव। ठीक, तो पहली बात, जब वो रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और दूसरा 2 में कट करेगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो 2 पैदा करेगा, तीसरा कट करेगा। जब वो एक्सीलरेटिंग होगा तो तीनों पैदा करेगा। बता मजा आया कि नहीं? फिर से समझ, फिर से समझ, फिर से समझ, फिर से समझ। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से फील करने की कोशिश कर, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से फील करने की कोशिश कर। देख, पहला किसी भी बॉडी का स्टेट तो क्या पड़ता है सर? रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। क्या ये सेट है? हाँ सर, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सेट है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये में भाव सर? पहला रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये में। सबसे पहले क्या पड़ेगा? सबसे पहले चैप्टर में नाम ही है चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर ये भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये में, रेस्ट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेस्ट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। पहले रेस्ट आएगा, फिर वेलोसिटी आएगा, फिर एक्सीलरेशन आएगा। तो रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये में। पहला टिक, दूसरा 2 क्रॉस, 2 टिक, 1 क्रॉस, तीनों टिक। बता दिमाग में छप गया कि नहीं छप गया? जल्दी बता, दिमाग में छप गया कि नहीं छप गया? जल्दी बता, ये याद रहेगा? रेस्ट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव। पहला टिक 2 क्रॉस, 2 टिक 1 क्रॉस, तीनों टिक खत्म। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट माहौल कब पैदा करता है? जब वो एक्सीलरेटिंग होता है तो तीनों माहौल पैदा करता है। वेलोसिटी चलता है 2 ही माहौल पैदा करता है, और रेस्ट में होता तो 1 ही माहौल पैदा करता है। बड़ा समझ में आया? हाँ सर, ये चीजें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो तुमको एक आदमी ने धोखा दिया, तुमको किसी एक इंसान छोड़ के गया है। ठीक है सर, वो तो मत याद दिलाओ सर जी। कोई बात नहीं, याद कर। तुमको छोड़ के चली गई, हाँ। दूसरी भी चली गई, हाँ। क्या तुमको मिनिमम एक आदमी छोड़ के जा सकता है, या 2 छोड़ के जा सकता है, 3 छोड़ के जा सकता है? क्या 1.5 आदमी तुमको छोड़ के जा सकता है? क्या 1.5 लोग तुमको, तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकते हैं? क्या 1.5 लोग तुमको धोखा दे सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम ये कहोगे कि सर मेरी ना
ढाई दोस्त थी जो मुझे छोड़ के चली गई। नहीं, तुमको छोड़ के जाने वाले इंसान का नंबर हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, यस और नो। तुम्हें छोड़ के जाने वाले इंसान का नंबर कभी भी 4.5 आदमी छोड़ के नहीं जाएगा तुमको जो छोड़ के जाने वाली की संख्या होगी, तुमको छोड़ के जाने वाली की संख्या होगी, वो ये तो एक इंसान तुमको छोड़ के जाएगा, 2 छोड़ के जाएगा, 3 छोड़ के जाएगा, 4 छोड़ के जाएगा, यस और नो। उसी तरीके से किसी एटम को छोड़ के जाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी मल्टीपल में होता है, डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसी से कंसेप्ट क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ईमानदारी से शांत मन से ये सोचने की कोशिश करो कि तुमको धोखा देके जाने वाले इंसान का नंबर कितना है, तुमको धोखा देके जाने वाले इंसान का नंबर कितना है। एक आदमी तुमको धोखा देके गया है, 2 गया है, 3 गया है कि 3.5 गया, 4.5 गया। कितने लोग तुमको छोड़ के गए हैं, कितने लोग तुमसे बेवफाई किए हैं, कितने लोग तुमको बीच रास्ते में धोखा देके गए हैं, जल्दी बताओ। कि 1.5 आदमी तुमको धोखा दे सकता है कि सर पता है हम किसी के साथ दोस्ती में थे, वो 1.5 आदमी हमको छोड़ के गया है। भाई 1.5 आदमी छोड़ के तुमको नहीं जाएगा, 2 आदमी छोड़ के जाएगा या 3 आदमी छोड़ के जाएगा, यस और नो। तो किसी भी एटम को भी जब छोड़ के जाता है तो उसका नंबर हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि चार्ज ऑन द बॉडी कैसे पैदा लेता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। चार्ज ऑन द बॉडी इज ओनली पॉसिबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सबसे छोटा मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी बॉडी पे क्या हो सकता है, तो न्यूट्रल बॉडी से क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सर कभी भी नहीं। क्या न्यूट्रल बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कभी भी नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सर 1 या 2 निकाल सकते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है ना, वो ई के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उससे नेक्स्ट पॉसिबल जो चार्ज होगा ना, वो 2e के बराबर होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज Q वो 1.5 ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब या तो तुम एक इलेक्ट्रॉन उसको निकाल दोगे तो 1 प्लस ही चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2 ही चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे पॉजिटिव चार्ज उतना आता जाएगा। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो। एक काम करना ईमानदारी से एक एक्सपेरिमेंट करना, उसका वीडियो बना के मुझे भेजना। वीडियो क्या बनाना है, ध्यान सुनना। तुम अगर वेजिटेरियन हो तो जाना केला बेचने वाले से, सेब बेचने वाले से जाके पूछना कि भैया, पहले रेट पूछना कि भैया आप केले कैसे दिए। बोलेगा सर 10 रुपए के 12 केले दिए। तो बोलना मुझे 5.5 केला दे दो। और फिर वो क्या जवाब देता है, वो जवाब मुझे चाहिए रिकॉर्डेड। तुम जाना अंडे वाले से पूछना भैया मुझे 3.5 अंडा दे दो। वो जो जवाब देगा वो जवाब मुझे चाहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में। वो क्या कहता है, वो क्या सुनाता है, क्या कहेगा, तुम्हारे मन में आएगा सर हमको गाली देगा, सर जी हमको मार के भगा सकता। उसी तरीके से एक एटम में अगर मैं बोलूं कि एटम मैं तेरे में से 3y2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एटम कहेगा भाग डैश कहीं का, यहां से भाग डैश कहीं का। अगर मैं इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, एटम कहेगा हट साला क्या बकवास आदमी है। जैसा वो जवाब देगा उसी तरीके से यहां पे फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो किसी भी बॉडी पर जो पॉसिबल चार्ज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आएगा n, जहां पे n हमारा पूरा इंटीजर में होना चाहिए, यस और नो, यस और नो, यस और नो। इसको हम और अच्छे से कल समझेंगे। इस पर सवाल कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये हम कल समझेंगे। अभी तक तुमको थोड़ा सा हमने फील दिलाया कि देखो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, या इलेक्ट्रॉन देने से होगा या इलेक्ट्रॉन निकालने से होगा। और इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। अभी तक यही समझाया, आगे हम और डिटेल में यहीं से शुरू करेंगे। तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि यह समझ में नहीं आया। इससे पहले जितनी चीज पढ़ाई थी वो समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा, है ना। हमने क्या बताया, तो चार्ज बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है वो बताया। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन देते हो तो एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। निगेटिव चार्ज में मास बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज में मास घटता है।
टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, बड़ा यूनिट कौन है, छोटा यूनिट कौन है, चार्ज स्केलर होता है, वो इनवेरिएंट होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट विद ट्रांसलेशनल मोशन, ये समझा है। स्पेसिफिक चार्ज चार्ज बटा मास होता है। चार्ज का अगर स्टेट देखें तो पहले रेस्ट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पहला टिक, 2 क्रॉस 2 टिक, 1 क्रॉस तीनों टिक। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होल नंबर में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होल नंबर में होता है। बस ये लिख दो, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सभी लोग कमेंट में लिख देंगे कि सर चार्ज का ट्रांसफर होल नंबर में हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा होल नंबर में होगा, इसलिए चार्ज की वैल्यू होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और 3-4 क्लास कर लीजिए तब सजेशन दीजिएगा, पहले नहीं, और तब वेलकम योर ऑल सजेशन। ठीक है, तो कितने लोग लास्ट तक टिके रहेंगे, इसी एनर्जी से पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, निकल लो यहां से। तुरंत से पहले गायब हो जाओ, नहीं तो रगेट दूंगा। तुरंत से पहले गायब हो जाओ, तुरंत से पहले।